हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? इन द चैट बॉक्स एम आई ऑडिबल? ऑडिबल ऑडिबल? ऑल राइट, ऑल राइट। So hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 2 of our chapter electrochemistry. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible? क्या मैं आपको क्लियरली दिखाई और सुनाई पड़ रही हूँ? एक बार फटाफट से कंफर्मेशन दे दो, देन वील स्टार्ट द सेशन। ऑडिबल, विजिबल? स्टार्ट करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 2। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 के साथ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो बचा हुआ था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी, है ना, कोलरॉश लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर आर्डेज लॉ पढ़ेंगे, देन उसके बाद कंडक्टेंस, मेटल कंडक्टेंस, सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें सेशन को, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ठीक है, ऑल राइट, एक सेकेंड रुकना। गौरव एक सेकेंड म्यूट करना, जस्ट आ सेकेंड, मुझे सीयूईटी वाले क्वेश्चन, लेट मी सी। हाँ जी भाई, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बीच का डिफरेंस। कल का सेशन क्लियर हो गया था, अच्छे से समझ में आया था। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में डिफरेंस क्या होता है। देखो, मेटालिक कंडक्टेंस जैसे मेटल की एक रॉड हो गई, है ना। कंडक्टेंस का मतलब समझते हो सब लोग? कंडक्टेंस मतलब समझते हो? कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना। तो जो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्टेंस हो रहा है उनमें। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस का ऑपोजिट, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है फ्लो ऑफ करंट को रोकना, है ना, दैट इज रुकावट, आपने पढ़ा होगा। और कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। ठीक है, तो बस यही होगा। मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जहां पे बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा होगा, यू कैन से, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल की लैटिस में। जैसा मैंने आपको बताया, लेट्स से हमने एक मेटल की रॉड ले ली, कह दो नहीं है। हमने एक लेक्चर 2 में, उसके पहले नहीं है, उससे बोलो जहां पे है वो मुझे आके दिखा दे फोन में। ठीक है, हमने क्या किया? हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जहां पे होगा, किसकी वजह से हो रहा होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, तो उस कंडक्टेंस का नाम हो जाता है मेटालिक कंडक्टेंस। वापस से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल लैटिस। एक मेटल की लैटिस, मैंने कहा कि यार ये ना आयरन की रॉड है, तो उसमें आयरन के बहुत सारे मेटल, आयरन के एटम्स बैठे हुए हैं, है ना। आयरन की रॉड मतलब आयरन मेटल बैठा हुआ है उसमें। ठीक है, अब वहां पे अगर उससे मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दूं, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। उसका रीजन कोई पूछे क्या है, तो बोलना क्योंकि एक मेटालिक कंडक्टर है, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है क्योंकि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एक सेकंड मुझे देना, मतलब 1 मिनट देना, बस 1 मिनट म्यूट करवा रही हूं मैं। ठीक है, बस 1 मिनट रुकना।
फटाफट। हेलो, हाँ चलो ठीक है यार, एक मिनट रुक जाओ। एक्चुअली आपके सीयूईटी वाले क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे मुझे, तो मे भी कुछ एप्लीकेशन का ग्लिच हो गया होगा या मतलब ग्लिच हो गया होगा जिसमें हम पीपीटी बना रहे थे, तो वो सीयूईटी वाले क्वेश्चंस पता नहीं कैसे हट गए। सो ठीक है, अभी सही करवा देंगे उसको। यहाँ पे आते हैं वापस से। तो हम मेटालिक कंडक्टर के बारे में आई थिंक समझ गए, है ना। हम मेटालिक कंडक्टर के बारे में हम समझ गए। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है? देखो, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। हमने कल इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो कंडक्टेंस हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, वो है उसका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, ठीक है, मैं कल करा दूंगी वो क्वेश्चंस। चलो, नाउ अलाउ करता है ये इलेक्ट्रिसिटी को टू पास थ्रू देम सेम, क्योंकि कंडक्टेंस नाम है। देखो, अगर हम बोल रहे हैं कंडक्टर या कंडक्टेंस तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास हो सकती है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को तो पास करेगा यहाँ से देयर मोल्टेन स्टेट में और इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कल जो हम पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर था। इलेक्ट्रोलिसिस में जो कंडक्टर हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रो यार मैं कल कर लूंगी, ये स्टूडियो खाली कर दो अभी सब लोग। गौरव ये खाली कर दो स्टूडियो। चलो, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अलाउ करेगा इलेक्ट्रिसिटी को ताकि ये पास कर पाए इसमें से मोल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में। यानी कि बेटा कल जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, कल जो मैम ने आपको एग्जांपल बताया वो किसका एग्जांपल है? वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का एग्जांपल है ना। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का एग्जांपल है। आवाज आ रही है सबको? कुछ लोग लिख रहे हैं नहीं आ रही है यार, एक बार चेक कर लो। बाकी आई गेस वॉइस क्लियर है क्योंकि हमने एक बार चेक करवा लिया है। ठीक है, तो दोनों कंडक्टर में छोटा सा एक डिफरेंस पहला क्या निकल के आया? मैम कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, कंडक्टेंस होगा, ठीक है। और एक में हो रहा होगा मैम मेटालिक में, किस लिए हो रहा होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि वहां पे मेटल प्रेजेंट होते हैं। और वही सारी कहानी यार, इलेक्ट्रॉन से कूद के बाहर आ रहा होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट में पूरी कहानी हो रही होती है। एक्वस और मोल्टेन में पूरी कहानी हो रही होती है, तो इसीलिए वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो इन दोनों की वजह से हो रही होती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा होता है इलेक्ट्रिक करंट में, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में। किसकी वजह से? आयंस की वजह से। सिंपल पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट मैम ने बोला मेटालिक कंडक्टर्स। अभी मैं समराइज कर रही हूँ क्योंकि शायद आपको कुछ परेशानी हो गई होगी, कंफ्यूज आ गए होगे तुम लोग, है ना, बातें होने लगी थी। तो चलो सुनो मेरी बात। मेटालिक कंडक्टर मतलब मेटल की एक रॉड है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, कंडक्टेंस हो रहा होगा, पर किसकी वजह से? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी फ्लो ऑफ आयंस की वजह से, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। आई होप पहला पॉइंट सबको समझ में आया होगा। ठीक है, पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट द डीकॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। बेटा आप एक बात बताओ, आप एक आयरन की रॉड लिए हो, आयरन की वायर लिए हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो क्या वो रॉड या वो वायर वो टूट जाती है? नहीं, यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन नहीं होता है ना। ऐसा नहीं आयरन 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 टूट गए बहुत सारे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं जब आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करते हो, कल ही हमने देखा था, जिंक सल्फेट डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया, जिंक टूट गया, सल्फेट टूट गया, कॉपर टूट गया, सल्फेट टूट गया, तो वो अपने आयंस में टूट रहे थे। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई डिकॉम्पोजिशन नहीं होता। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट द डिकॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस को तोड़ना नहीं पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आयंस की वजह से होता है, ये बता दिया। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल डिकॉम्पोजिशन होता है एक इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, कंडक्शन डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर का, बस यही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना। या तो आपसे एक बेसिक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, डिफरेंस इतनी जल्दी नहीं पूछेगा, बट जनरली आपको याद रखने हैं ये डिफरेंस। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है जो याद रखना, जो कंडक्शन होता है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। या फिर अगर टेम्परेचर घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। बताओ ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी आप उसको बोल सकते हो। बताओ, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, समझ में आ गया? मेटालिक मतलब मैम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, करंट पास कर रहा है। यहाँ पे मैम फ्री आयंस की वजह से पास कर रहा है। यहाँ पे डिकॉम्पोजिशन किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का नहीं हो रहा, यहाँ पे डिकॉम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइट का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बस यही है ना। ठीक है, बस यही पॉइंट था। बाकी टेम्परेचर वाला पॉइंट याद रखना, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा कंडक्शन। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्शन घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे हमारा कंडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना।
चलो भाई, तो ये आई गेस आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो कंडक्टर्स होता क्या है, व्हाट इज कंडक्टर। जैसे हम बोलते हैं एक कंडक्टर होता है ना, एक सेमी कंडक्टर होता है ना, एक इंसुलेटर होता है ना। कंडक्टर्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देते हैं, है ना। इंसुलेटर कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देते। कंडक्टर्स का एग्जांपल बेटा सारे मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। और इंसुलेटर के एग्जांपल जैसे वुड हो गया, ग्लास हो गया, ये इंसुलेटर होते हैं। कुछ हमारे सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, जैसे गैलियम वगैरह, है ना। सेमीकंडक्टर्स विच मे और मे नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। कब इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देंगे, जब हाई टेम्परेचर से लेके जाओगे। कब नहीं होने देंगे, जब लो टेम्परेचर से लेके जाओगे। तो एक बड़ी बेसिक सी बात थी जो आपने 9th 10th की फिजिक्स में पढ़ी होगी, ठीक है। अब कंडक्टर्स, यहां पे हमें केमिस्ट्री में जो पढ़ना है उससे रिलेटेड पूरी कहानी समझते हैं। कंडक्टर्स होता क्या है, ऐसे मटीरियल, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास होने देंगे। ठीक, मैंने बोला यार ये ना ये एक आयरन की रॉड है लेट से, ठीक है। अब मैंने इससे इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इसमें पूरा इलेक्ट्रिक करंट बस गया, मतलब समझ रहे हो, रह गया। अब मैं इसको छूंगी तो मुझे करंट लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। दैट इज कंडक्टर। कंडक्टर जस्ट ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मटेरियल या फिर सब्सटेंस जो अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से फ्लो करने के लिए, ठीक है, दैट इज कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टेंस। कंडक्टर को जब आप मेजर करते हो कि किस आसानी से ये जो चार्ज है ये बह रहा है, कितनी आसानी से इस कंडक्टर में जो चार्ज जा रहा है वो कितनी आसानी से जा रहा है, मैं इसको मेजर करूं कितनी आसानी से वो जा रहा है, तो दैट इज उसका कंडक्टेंस। देयर इज अ डिफरेंस। कंडक्टर मतलब जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा, फ्लो करने देगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। कंडक्टेंस मतलब मैं मेजर करने जा रही हूँ कि कितनी आसानी से ये फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज का, दैट इज कंडक्टेंस। इट इज अ मेजर ऑफ ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ सॉल्यूशन और अ कंडक्टर, ठीक है, कितनी आसानी से ये फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। अच्छा, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, सिमिलरली कंडक्टिविटी भी एक तरीके से हम एक मेजरमेंट कहते हैं, ये भी एक मेजर होता है, कितनी आसानी से करंट पास कर रहा है, दैट इज अपना कंडक्टिविटी, ठीक है। एक बार वापस से इस पूरी चीज को समझाते हैं। हाँ बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। चलो सुनो, कंडक्टर क्या होता है मैम, कंडक्टर जो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। कंडक्टेंस क्या होता है मैम, एक मेजरमेंट होता है, इट इज अ मेजर, है ना, कि कितनी आसानी से चार्ज बह रहा है कंडक्टर में। उसके बाद कंडक्टिविटी क्या होता है, कितनी आसानी से करंट बह रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज उसकी कंडक्टिविटी। बताओ क्या हमें कंडक्टर्स, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी समझ में आ गया अच्छे से। कंडक्टर्स, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी समझ में आ गया, समझ में आ गया, पक्के से आ गया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूलाज की जो हमारे पूरे, अच्छा अगेन 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 मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, उनमें से किससे क्वेश्चन जरूर आएगा ये बताऊंगी, ठीक है। वो फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लो, रट लो, घोल के पी जाओ, क्वेश्चन लगा लो सारे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो पहला फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो यार देखो एक बेसिक सा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, है ना। R क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है मैम, R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। चलो इसमें ऐसा करती हूँ मैं, इसमें बॉक्स बनाते हुए चलेंगे अपन, ठीक है। R is equals to rho L by A. What is rho? It is conductivity. 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 What is L? It is length. What is A? It is area. है ना। अच्छा, लेंथ और एरिया किसका होता है ये पता है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड और एरिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड ये होता है, ठीक है। R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस को आप डिनोट करते हो G से, ठीक है। कंडक्टेंस को आप डिनोट करते हो G से, तो G का फॉर्मूला क्या है, इट इज ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। व्हाट इज G, R का ऑपोजिट, है ना। R का ऑपोजिट मतलब देखो R क्या है, रो L बाई ए, इसको उल्टा कर दो मतलब 1 अपॉन रो A अपॉन L, यही आएगा 1 अपॉन रो A अपॉन L, 1 अपॉन रो इंटू A अपॉन L। दिस इज व्हाट, दिस इज कंडक्टेंस, दिस इज कंडक्टेंस, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास रेजिस्टिविटी का। ये अच्छा मैंने कंडक्टिविटी लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रेजिस्टिविटी है बेटा, ऑपोजिट है, रेजिस्टिविटी है, उसको प्लीज करेक्ट कर लेना, दैट इज रेजिस्टिविटी, गलती से लिख दिया मैंने वो। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखो क्या होगा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू कितना है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी निकालो, R इंटू ए अपॉन एल आ जाएगा, है ना। R इंटू ए
अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, आपको रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के फॉर्मूले जल्दी कहीं भी यूज नहीं करने हैं। ठीक है, आपको यूज क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला लिखिए, फोर्थ फॉर्मूला लिखिए। फोर्थ है हमारे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वैसे ही कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हो कप्पा से, ऐसे स्टाइलिश सा के बना दो, दैट इज कप्पा। मैं पूरे फॉर्मूले में एक्सप्लेन करूंगी किसका क्या मतलब है। ठीक है, इट इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब सुनो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रेजिस्टिविटी क्या है? आर इंटू ए अपॉन एल, यही है। या ऐसे लिख लो आर इंटू ए अपॉन एल, यही है। यस मैम। और हम बोल रहे हैं कप्पा यानी कि 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। इट इज 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 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 यहां से क्या बोलोगे आप? बोलोगे कप्पा इज इक्वल्स टू, बेटा एल अपॉन ए का मतलब होता है 1 अपॉन आर। क्या होता है पहले ये बताओ, व्हाट इज 1 अपॉन आर? मैम कंडक्टेंस, अभी अभी देखा, जी की वैल्यू होती है। व्हाट इज एल अपॉन ए? इट इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेल कांस्टेंट का। तो आप बोल दोगे यहां से ये कितना आ जाएगा, जी इंटू, या ऐसे लिख लो कंडक्टेंस इंटू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 5। बताओ कोई दिक्कत आई यहां तक? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी तो पूछ लो पहले एक बार। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम अभी पूछ लो फटाफट से। सेल कांस्टेंट एल बाई ए, यस बेटा, यस। दिस व्हाट इज एल? एल मतलब समझते हो, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ जितनी है और उन इलेक्ट्रोड्स का एरिया जितना है। ये जो हम लेंथ, ये जो हम एरिया बोल रहे हैं, ये है क्या? ये लेंथ और एरिया है क्या? लेंथ का मतलब है बेटा, लेंथ का मतलब है इलेक्ट्रोड्स की लेंथ, जो आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो उनकी लेंथ क्या है। और ए मतलब एरिया, उसमें जितना उस इलेक्ट्रोड का एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, जी इज कंडक्टेंस, यस कंडक्टेंस, कंडक्टेंस करेक्ट। मैम व्हाट इज आर? इट इज रेजिस्टेंस यार, आर इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी नॉट से भी कर सकते हो, ये सेल कांस्टेंट जी नॉट से भी कई बार लिखा रहता है कई जगह पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और पूछो, और पूछो। मैम डेरिवेशन करा दो किसकी? नर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन करवा दूं यार? मतलब ठीक है, मैं आप बोलोगे तो मैं करा दूंगी, बट जनरली जो चीजें हमें जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है वो पढ़ो ना। डेरिवेशन एरिवेशन तो मतलब एकदम डिटेल सेशन में होता है, मतलब ठीक है। सेल कांस्टेंट बेटा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लेंथ अपॉन एरिया, इट इज लेंथ अपॉन एरिया, वो फॉर्मूला ही है उसका। केस कप्पा कंडक्टिविटी लिख लो, केस कंडक्टिविटी। ठीक, रेजिस्टिविटी का उल्टा। और कुछ पूछना है? ये कंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये एरिया है, ये लेंथ है। और कुछ पूछना है? ठीक है, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अच्छा लैम्डा एम का फॉर्मूला भी मैं लिख दे रही हूँ, आगे चल के समझा भी दूंगी। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी को कई जगह सी लिखा रहता है, कॉन्सेंट्रेशन चाहो तो लिख लेना। ठीक है, व्हाट इज लैम्डा एम? इट इज मोलर कंडक्टिविटी, अभी पढ़ाऊंगी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, केस कप्पा केवल कंडक्टिविटी है ना। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, मोलैरिटी मैं इसमें सी लिख दे रही हूँ, विच मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एंड दिस इज 1000। चलो यूनिट पे आ जाए, सबकी सबकी यूनिट पे आ जाए। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? सबको पता है ओम, ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट, है ना। इसकी यूनिट आएगी, मैं यहाँ पे यूनिट लिख रही हूँ ओम। ठीक है, इसकी यूनिट आएगी ओम। व्हाट इज यूनिट ऑफ जी? देखो 1 अपॉन आर यानी कि 1 अपॉन ओम इनवर्स, इट इज ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। बेटा ओम इनवर्स को ही आप बोलते हो सीमेन, एस SIEMEN लिख लो, या फिर डायरेक्ट सीमेन लिख दो। ठीक है, तो एस आप इस पे लिख सकते हो। सीमेन इज ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को ही आप बोलते हो सीमेन। ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ इसकी क्या यूनिट आएगी? आप मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या आएगी? बताओ कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आएगी? ओम
इनटू एरिया की यूनिट क्या होती है मैम मीटर स्क्वायर, पर हम सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस की बात करने वाले हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ होता है सेंटीमीटर, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ओम इंटू सेंटीमीटर, यूनिट हो गई ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। कप्पा की यूनिट बताओ क्या आएगी, कप्पा की यूनिट फटाफट से 1 अपॉन रो, रो की यूनिट है ओम सेंटीमीटर, तो कप्पा की क्या हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको आप क्या बोल सकते हो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ओम इनवर्स है सीमेन है ना। और किसी की यूनिट इसकी बताओ, कप्पा की यूनिट कितनी है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, और पर मोल, पर मोलैरिटी इज मोल, कैपिटल एम सॉरी, मोल एम मतलब मोल पर लीटर, ठीक है, पर मोल पर लीटर भी आप लिख सकते थे। चलो तो ये सारी यूनिट हो गई। अब बताओ कोई दिक्कत, अब बताओ कोई दिक्कत, अब बताओ जल्दी से बता दो कोई दिक्कत। आपने लैम्डा गलत, अरे यार वो देखो यार, वो आप जो बोल रही है ये लैम्डा है, ये इसको रो बोला जाता है, वैसे तो इसको रो बोला जाता है, ठीक है, तो उस तरीके से लिख दे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत अभी पूछ लो फटाफट से। मीटर नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, देखो रीजन समझो, आप बोल क्या रहे हो, लेंथ और एरिया है क्या, इलेक्ट्रोड की लेंथ, इलेक्ट्रोड के बीच का एरिया, तो एक बात बताओ इलेक्ट्रोड की लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर हो सकती है, एक इतना बड़ा इलेक्ट्रोड होता है 1 मीटर का, नहीं, छोटे छोटे रॉड्स होते हैं, है ना। तो आप जितनी भी यूनिट्स रख रहे हो वो सेंटीमीटर के टर्म्स में रखते हो यहाँ पे, ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन करना है वो सेंटीमीटर के टर्म में ही दिया होगा, ठीक है, डोंट वरी। बताओ अब मैं सबको वापस से एक बार री एक्सप्लेन करूँ सारी चीजें, अब ये मोलर कंडक्टिविटी पे आएंगे, बाकी चीजें समझ गए, एक बार वापस समझाती हूँ। रेजिस्टेंस आपको जल्दी, अच्छा जो फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा, जो फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा लिखो भाई, किससे क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा, सबसे पहले कप्पा, 110%, 110% कप्पा, कप्पा मतलब दोनों फॉर्मूले हैं, के मतलब कप्पा, दोनों फॉर्मूले हैं, देख लेना, ठीक है, 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो अब इससे क्वेश्चन आएगा तो ये कंडक्टेंस तो इससे डायरेक्टली है, इससे क्वेश्चन जनरली आपको नहीं पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा, लैम्डा एम का क्वेश्चन आएगा, और ये अलग अलग तरीके से आ सकता है, जैसे लैम्डा एम पूछा जा सकता है, वो लैम्डा एम इंफिनिटी भी पूछेगा भी, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछेगा उसमें, तो वो फॉर्मूले से भी क्वेश्चन जरूर आएगा, उस पर हम आएंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाए, रेजिस्टिविटी की यूनिट मैम, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी ये रहा, रेजिस्टिविटी क्या है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, ओम सेंटीमीटर विल बी द यूनिट, सही लिखा है बेटा, रेजिस्टिविटी की यूनिट इज ओम सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाए पक्के से, पक्की बात है ये, सबको ये चीज समझ में आ गई, सबको ये चीज समझ में आ गई ना, ठीक है। रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट जो हो रही होगी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस मतलब जो पास करने देगा इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू देम, दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी मतलब एक मेजर होता है, अभी भी बताया, कंडक्टिविटी मतलब मेजर होगा कितनी आसानी से ये करंट बह रहा है, दैट इज उसकी कंडक्टिविटी, दैट इज उसकी कंडक्टिविटी, ठीक है। ये समझ गए, और बस मोलर कंडक्टिविटी आगे समझाने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसकी यूनिट निकाल लूं, अच्छा रुको एक सेकेंड, कप्पा इज व्हाट, कप्पा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स ही है ना, एक बार चेक कर लेना, कप्पा की यूनिट क्या आएगी, ये है आपका ओम इनवर्स, और ये है सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और अपॉन मोलैरिटी इज मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, हाँ इसकी यूनिट वो आ रही होगी ना, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ रही होगी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कर लेना, यस, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आगे बढ़ जाए, इसकी यूनिट सही कर लेना, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स विल बी द यूनिट, है ना। आगे बढ़ जाए, ठीक है, ठीक है, और बताओ, नहीं यार ये सारे फॉर्मूले थोड़ी है इस चैप्टर, कैसी बातें करते हो, सारे फॉर्मूले लग रहे हैं तुमको इस चैप्टर के, कल भी तो इतने सारे फॉर्मूले कराए थे। फटाफट से बताओ कोई दिक्कत है तो अभी पूछते हो, चलो कंडक्टिविटी बता दो मैम प्लीज एक बार, चलो ठीक है एक बार बता देते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब होता है, कंडक्टेंस मतलब समझ गए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, दैट इज कंडक्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास होने दे रहा है, वो कंडक्टेंस है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है ये किस तेजी से हो रहा है, किस आसानी से हो रहा है, कितना तेज कितना धीरे हो रहा है, दैट इज उसकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कप्पा, कंडक्टिविटी कप्पा, कप्पा ये क्या होता है, ये बोलता है कि भाई
ये बोलता है कि कितनी आसानी से ये जो आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो ये किस तेजी से, आसानी मतलब तेज या धीरे कितना हो रहा है, दैट इज उसकी कंडक्टिविटी। ठीक है, तो वो होता है कप्पा। कप्पा की यूनिट अभी कप्पा की जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला है वो मैंने अभी आपको बताया, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इनटू जितने भी लेंथ है अपॉन एरिया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो गई। आई होप सभी क्लियर हो गया होगा। सेल कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। सेल कांस्टेंट होता है लेंथ पर यूनिट एरिया, लेंथ पर यूनिट एरिया होता है हमारा सेल कांस्टेंट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अभी आपने मोलर कंडक्टिविटी एक वर्ड पढ़ा, वो होता क्या आप सोच रहे होगे, तो अभी हम उस पर आएंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज जानते हैं, देखो अगर बेटा आप किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो, अगर आप किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो डाइल्यूशन उसका कम हो रहा होता है, डाइल्यूशन उसका कम हो रहा होता है। यस और नो, यस और नो। एक बात बताओ, मैंने बोला कि लेट्स से मैंने बोला कि यार मेरे पास ना ये एक बॉटल पानी है। ठीक है, मैंने बोला इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें 10 चम्मच चीनी डाल दी, तो ये डाइल्यूट कम हो गया, यही तो मतलब हुआ। ये डाइल्यूशन जो इसका है वो कम हो गया। व्हाट इज के? इट इज कप्पा विच मीन्स कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसका डाइल्यूशन कम हो गया। या मैं बोलूं इसमें ना लेट्स से चीनी है, चलो लेट्स से ये चीनी है, ठीक है, और मैं इसमें बहुत सारा पानी डाल दूं तो मैंने इसका डाइल्यूशन बढ़ा दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया। तो जब भी मैं बोल रही हूँ किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं मतलब उसका हम डाइल्यूशन घटा रहे हैं, इसी का वाइस वर्सा, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने पे देखा गया कि यहाँ पे जो कंडक्टेंस है वो बढ़ता है। आप इसको ऑपोजिट भी लिख सकते हो, है ना, ये कम करने पे ये बढ़ गया, दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, और देखा गया कि उसका कंडक्टेंस बढ़ रहा है, उसका जो कंडक्टेंस है वो बढ़ रहा है, उसका जो कंडक्टेंस है वो बढ़ रहा है। हम किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन घटाते जा रहे हैं, मतलब हम उसका डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, हम उसमें बहुत सारा पानी मिलाते जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने देखा उसका कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस बढ़ गया, मतलब फ्लो ऑफ जो चार्ज हो रहा है वो बढ़ गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हो रही है वो बढ़ गया और तेजी से होने लगा। कॉन्सेंट्रेशन कम किया, डाइल्यूशन बढ़ाया, तो उसका जो कंडक्टेंस है वो बढ़ गया, अब यहां से क्या देखा गया कि अब हम अगर कंडक्टिविटी मेजर करें, कंडक्टिविटी वही कप्पा, जो कि क्या होता है कि यार कितने आसानी से, कितनी तेज या कितने धीरे ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है ना, फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, तो वो होता है हमारा कंडक्टिविटी। तो अगर इसकी कंडक्टिविटी देखी गई तो यहां से क्या पता चला कि इसकी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर गई। इसको मैं येलो कलर से लिख दे रही हूं, ठीक है, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर गई। तो यहाँ पे जो रिलेशन जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो बेसिकली ये है कि कॉन्सेंट्रेशन कम करने पे कंडक्टिविटी कम होती है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको वापस से समझते हैं। मैंने बोला मैंने किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन घटाया मतलब आप उसमें पानी मिला रहे हो, मतलब आपने उसका डाइल्यूशन बढ़ा दिया मतलब, तो देखा गया कंडक्टेंस बढ़ गया। जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ा मतलब तेज से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी, और हमने इसमें देखा कि अगर हमने मेजर किया किस तेजी से इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो वो घटता हुआ दिखा, मतलब कंसेंट्रेशन कम करने पे डाइल्यूशन बढ़ता है, कंडक्टेंस बढ़ता है, पर कंडक्टिविटी कम हो जाती है, कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, किसी अरीना ने हमें आंसर दे भी दिया, वेरी गुड। मैं पूछने ही जा रही थी ये क्वेश्चन, आपको क्या लगता है मोलर कंडक्टिविटी पे इसका क्या असर होता होगा? मोलर कंडक्टिविटी सोच के बताओ एक बार, थोड़ा तो पढ़े ही होगा यार, थोड़ा तो सबने पढ़ा है। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब अभी तक नहीं समझे क्या? देखो समझाती हूँ। कंडक्टिविटी समझ गए, कितनी तेजी से ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो रहा है। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब जब आप उसको मोल्स के टर्म्स में ले रहे हो, है ना, मोल्स के टर्म में, मोलैरिटी उसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से देख रहे हो, तो वो उसका मोलर कंसेंट्रेशन होता है। ठीक है, अभी उसमें फिर से आएंगे। वेरी गुड, सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया बेटा, सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है कि वो इंक्रीज करती है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम जो होता है वो इंक्रीज करता है, लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज करता है। हम इसमें वापस आएंगे, जो मैंने अभी लिखा है, पहले आप सारी चीजों को एक बार समझो। जितनी भी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का चेंज होता है एक कॉन्सेंट्रेशन में ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, है ना, बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज होता है इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका। मतलब मैं जो कंडक्टिविटी बोल रही हूँ और जो मैं मोलर कंडक्टिविटी बोल रही हूँ वो दोनों एक ही बात है।
मोलर कंडक्टिविटी बस उसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बोली जा रही है ना, मोलैरिटी के हिसाब से देखी जा रही है, पर यूनिट मोल देखी जा रही है, दैट इज उसकी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी हो गई। और जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी है, दोनों में ही फर्क पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन से, दोनों में ही फर्क पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से या घटाने से कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, नाउ conductivity always decreases with the decrease in concentration both for weak and strong electrolyte। अब इसी लाइन को समझाने के लिए मैं इस वाले पूरी चीजों को लिख रही थी कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्या बोला मैम ने, क्या बोला? कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब पूरी कहानी में हम समझ क्या रहे हैं कि चाहे हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, चाहे हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, और चाहे हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, दोनों में ही क्या देखा गया कि अगर मैंने उनमें से किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन को घटाया तो उसका जो कंडक्टिविटी है वो घट जाएगा। आपको स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पता है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पता है? जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, जो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है वो या तो स्ट्रॉन्ग होंगे या तो वीक होंगे। जैसे NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तुरंत अपने आयंस में टूट जाता है ना, तो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड, वो पूरे आयंस में नहीं टूटता, 100% डिसोसिएशन नहीं दिखाता, वो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटता है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को आप बोलते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं है ये, दे आर ऑलमोस्ट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो उसे आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। बताओ, समझ में आया? समझ में आया? मैम, कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी एंड डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। हाँ, बोल सकते हो, मतलब इसमें पूछने वाली क्या बात है, यही तो लिखा ही है ना बेटा, यही तो लिखा ही है। आया समझ में? ये सारी बातें समझ में? और ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए हो रहा है, ये एक के लिए नहीं बोल रहे हो, ये दोनों के लिए बोल रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए हो रहा है। वेरी गुड बेटा। जो वीक होता है वो पार्शियली डिसोशिएट होता है ना। मैं एग्जांपल लिख दूं, आप बोलो तो। देखो एग्जांपल लिख लो, NaCl को अगर मैं तोड़ती हूं तो ये Na+Cl- में टूटता है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। वहीं अगर मैं CH3COOH को तोड़ती हूं तो ये CH3COO- और H+ में टूटता है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। ठीक है, जो अपने पूरे आयंस में टूट जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो पार्शियली टूटे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलो, ऑल राइट। This can be explained by the fact that the number of ions per unit volume that carry the current in a solution decreases on dilution। डिक्रीज करता है डाइल्यूशन करने पे। मतलब क्या बोल रहा है ये? नंबर ऑफ आयन जो पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, काइंड ऑफ मोलैरिटी, नंबर ऑफ आयन हर एक पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखोगे जिनमें कुछ करंट है बेटा, वो डाइल्यूशन के हिसाब से कम होने लग जाते हैं, वो डाइल्यूशन के हिसाब से कम होने लग जाते हैं। सेम बात, अगर आपने ये समझ लिया ना तो वो पूरे पेज में जो भी लिखा है आप सब समझ गए। अगर आपने ये वाली बात समझ ली ना तो पूरे पेज में जो भी लिखा है आप सब समझ गए। ठीक है, चलो। For weak electrolyte, we cannot calculate molar conductivity at infinite dilution। अब ये एक नई चीज आने वाली है, इसको समझते हैं। ठीक है, हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी हुआ, एक हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी हुआ। ठीक, मोलर कंडक्टिविटी है ना, मतलब मोलर कंडक्टिविटी हमने क्या बोला? लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन m। और यहीं से आप इसकी डेफिनेशन भी बोल सकते हो, है ना। जितनी भी कंडक्टिविटी हो रही है पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, जितनी भी कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन हो रही है वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी होती है। और दूसरा पॉइंट आएगा बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? ये भी एक मोलर कंडक्टिविटी है, इट इज ऑल्सो मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज अ मोलर कंडक्टिविटी। पर ये मोलर कंडक्टिविटी है बेटा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब जब मैं कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कर दूं, मैं बोलूं, लेट्स से मैंने बोला कि मैंने ना इसमें 10 चम्मच शुगर के ऐड करे। ठीक है, मैंने घोल दिया इसको। ठीक है,
मैंने 10 चम्मच शुगर के ऐड किया और इसमें घोल दिया, ठीक है, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ाया है ना, यस मैम। अब लेट सपोज मैंने उन 10 चम्मच शुगर इस वाले सोल्यूशन को मैंने एक टंकी में डाल दिया, एक बड़ी सी टंकी थी 50 लीटर की, सपोज 50 लीटर में डाल दिया। आप एक बात बताओ, उसमें उस छोटी छोटी 10 चम्मच शुगर का क्या असर हुआ होगा? सोचो, आप इमेजिन करो इस बात को, ठीक है। या मैं ऐसा करूं, मैं इसको जाके स्विमिंग पूल में डाल दूं, आप सोचो उसमें क्या असर होगा। मैम एक तरीके से तो उसमें कोई टेस्ट ही नहीं रहेगा ना भाई, इतना ज्यादा आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन तो 0 के बराबर हो गया। और ऐसी कंडीशन में आप बोलते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब ऐसी कंडक्टिविटी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में उसमें कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं एकदम, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट है ही नहीं, उसमें हाँ ग्राफ पे भी आएंगे बेटा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन एकदम है ही नहीं, वो होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसे आप डिनोट करते हो लैम्डा एम इंफिनिटी से, लैम्डा एम इंफिनिटी से, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी है पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इतना डाइल्यूशन हो गया, इतना डाइल्यूशन हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गया, समझ रहे हो? मतलब इसमें 1 चम्मच चीनी मिला रहे हैं तो टेस्ट आ रहा है, पर मैं इसमें कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। पर मैं अगर इसमें डाइल्यूशन बढ़ा दूं, और डाइल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, सिर्फ डाइल्यूशन बढ़ाऊं नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, मैं मतलब एकदम 1000 गुना पानी ऐड कर दूं इसमें, है ना, जितना है उससे 1000 गुना और ज्यादा बढ़ा दूं, तो वो क्या हो गया, वो मोलर कंडक्टिविटी उस टाइम पे निकालोगे, पर फिर वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालनी हो जाएगी, मतलब एक्सट्रीम डाइल्यूशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन एकदम 0 हो गया। तो ये होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। पहले कुलरॉश लॉ जानो, देखो कुलरॉश लॉ में ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब जान गए, मोलर कंडक्टिविटी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मिल रही है वो होती है हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वापस से सुन लो, मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकल रही है, वो हो गई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वो क्या हो गई, वो हो गई बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ही है, बस वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, ठीक है, बस वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई ये बात, ठीक है, वेरी गुड। अब हम कुलरॉश लॉ पे आते हैं, क्योंकि यही चीज यूज होगी, तो कहां यूज होगी, कैसे यूज होगी, क्या फॉर्मूला होगा, जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुलरॉश लॉ होता क्या है, ये बोलते हैं अगर एक इलेक्ट्रोलाइट में आप उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हो, तो वो पता है किसके बराबर होगी, उसके सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स एनायंस। नहीं समझ में आया ना, मैं समझाती हूँ। व्हाट इज कुलरॉश लॉ, पहले यहीं पे समझते हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। कुलरॉश लॉ, कुलरॉश लॉ क्या कहता है? कुलरॉश लॉ ये कहता है कि अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल रही हूं किसी इलेक्ट्रोलाइट की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो बराबर हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके कैटायंस के प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके एनायंस का, ठीक। मैं एक एग्जांपल से समझाऊं इसको। सपोज मैंने बोला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl का बताइए, तो आप बोलोगे मैम ये बराबर है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस के आयंस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस के आयंस। ये है कुलरॉश लॉ। वापस से एक बार वापस से, कुलरॉश लॉ क्या कहता है? ये बोलता है जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, वो बराबर होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो उसके कैटायंस के हैं प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो उसके एनायंस के हैं, ठीक है। तो ये कैटायन और एनायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप हैं उसके बराबर से, ठीक। और ये बिहेवियर हमें सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब बेटा पूरा का पूरा सॉल्ट, जैसे NaCl हो गया, है ना, जो आप पर्टिकुलर ग्रुप ले रहे हो जिससे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होने वाला है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। बताओ, क्लियर है? तो जल्दी से एक बार लिख दो यार चैट बॉक्स में। आ गया? वेरी गुड। चलो, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारा, उसका रीजन भी अभी हम बताएंगे, ग्राफ से समझेंगे हम उसको, ठीक है। चलो, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुलरॉश लॉ में क्या लिखा है? इट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंडक्टेंसेस ऑफ एनायंस एंड कैटायंस। जो हमने फॉर्मूला लिखा सेम वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसको समझो, यहाँ पे ना एक ग्राफ होता है विच इज लैम्डा एम और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशन था? मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मतलब अगर मैं कंसेंट्रेशन बढ़ाती हूं तो मोलर कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, कंसेंट्रेशन कम करती हूं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना। बस ये लिख लिया ना बेटा आपने, तो आप 2-3 स्लाइड अपने आप समझ गए, इसीलिए पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर मैं कॉन्सेंट सपोज मैंने इस साइड ले लिया कि मोलर कंडक्टिविटी है, और इस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में मैंने ले लिया, मैंने बोला एक्स एक्सिस में ना क्या है, क्या है एक्स एक्सिस में? एक्स एक्सिस में है कॉन्सेंट्रेशन और वाई एक्सिस में है मोलर कंडक्टिविटी। कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए। क्यों मैम? अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को अंडर रूट में लेते हैं यहाँ पे, क्यों लेते हैं? ताकि यार हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू ग्राफ के फॉर्म में मिलती जाए, ठीक है। तो हमने अंडर रूट सी रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या होता है ये? वही सेम यार, कम कर देना बस। अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो बस इतना सा डिफरेंस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ मिलता है, वहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट में कर्व जैसा ग्राफ मिलता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ मिलता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कर्व जैसा ग्राफ मिलता है, ठीक है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो यार व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो आपका क्या होता है, लिख लो। व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपका एग्जैक्ट टॉपिक फिजिक्स का है, बट इसका मतलब समझ लो। व्हीटस्टोन ब्रिज को आप यूज करते हो टू मेजर कितना रेजिस्टेंस हो रहा है ना। बट जैसा मैंने आपसे बोला कि आपके में जनरली रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जल्दी नहीं आएगा, है ना। कितनी रेजिस्टेंस को मेजर करेगा विद हाई एक्यूरेसी, कितनी हाई एक्यूरेसी के साथ साथ रेजिस्टेंस हो रहा है, वो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज अपने को हेल्प करता है इसके लिए, ठीक है। यार देखो आपको मैंने और आपको सबने ये स्टार्टिंग में भी बताया होगा कि हम 45 डेज में एग्जैक्ट वो टॉपिक सबसे डिटेल में पढ़ेंगे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जैक्टली, है ना। इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, बट ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको डिटेल सेशन में पढ़ाए गए हैं, है ना। चलो इस पे आ जाए, इसको समझोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो पहले एक चीज दिमाग में बैठाओ, कॉन्सेंट्रेशन और अपना मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों कम हो रहे होंगे। पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, वहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट में कर्व जैसा ग्राफ मिल रहा होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? जैसे जैसे मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी कम हो रहा है ना। देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही है। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मोलर कंडक्टिविटी जो हमारी है वो कम होती जाएगी। और एक पॉइंट पे बेटा ये आगे चल के जहां मिलेगी वो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। वो उसकी क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब जहां पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया, तो वो होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आया? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रोलाइट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, यस यस, सेम बात मैंने बताई है, ठीक है। सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं मैम, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, ठीक है, समझ में आया। वही जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिला, हमें कर्व मिला, है ना, कर्व मिला। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे? वही सेम कहानी, ये धीरे धीरे कम होता जाता है और एक पॉइंट पे इस पे इस तरीके से ग्राफ बनता है, कम हो रहा है, बाकी सब सेम है। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इतनी जल्दी नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी मैम? क्योंकि ध्यान से देखो बेटा, ये एक पैरेलल लाइन हो गई, पैरेलल लाइन आगे चल के कहीं मीट ही नहीं करती है। लेट सपोज इंफिनिटी पे कहीं मीट करी तो हम लैम्डा एम इंफिनिटी बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली पैरेलल लाइन कहीं पे मीट नहीं करती है, तो इसीलिए इसको इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो अभी पूछो, फटाफट से पूछो। दोनों ग्राफ में कोई डाउट आया आपको? दोनों ग्राफ में कोई भी डाउट आया? कोई भी डाउट आया? कोई भी डाउट आया अभी पूछ लो। ओके, जो मैं लिख रही हूं तुम लोग उसी को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? हाँ हाँ, उसको लिख सकते हो।
यहीं पे लिख लो, कहाँ पे लिख दूं बताओ, यहाँ पे लिख देती हूँ। आप डिबई हकेल ओर्स्टेड इक्वेशन भी लिख सकते हो, है ना, डिबई हकेल ओर्स्टेड इक्वेशन भी लिख सकते हो, जिससे आप डिफाइन करते हो मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। y इक्वल्स टू mx प्लस c से इसका एक ग्राफ ऑब्टेन कर सकते हो, मतलब इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हो, y इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे y एक्सिस पे आप लैम्डा m रखते हो, है ना। mx प्लस c, कोई बताएगा व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन, लैम्डा m इज इक्वल्स टू, क्या होता है डिबई हकल इक्वेशन, डिबई हकल ओर्स्टेड इक्वेशन जो होती है, ये एक इक्वेशन होती है जिससे आप लैम्डा m यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक रिलेशन बताते हो इन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नोट कर लेना अगर लिख रहे हो, इन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बताता है। तो कोई मुझे बताएगा क्या इसकी पूरी की पूरी क्या बोलते हैं उसको, आगे की इक्वेशन है, लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा m इंफिनिटी, लैम्डा m इंफिनिटी एंड लैम्डा m इंफिनिटी एंड स्लोप की तरह निकालेंगे इसको, यस, ये इसका स्लोप है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से इसका स्लोप निकलता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑब्टेन होती है, यस, ठीक है। लैम्डा नॉट एंड लैम्डा m इंफिनिटी एक ही चीज है, यस बेटा, वो कई जगह नॉट लिखा रहता है, कई जगह इंफिनिटी लिखा रहता है, एक ही बात है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लैम्डा m इंफिनिटी माइनस b अंडर रूट, तो आप चाहो तो ये इक्वेशन से भी कुछ चीजें ऑब्टेन कर सकते हो, तो ये भी लिख लेना, ठीक है, सिंपल इक्वेशन लिख लेना, ठीक है। हाँ, b अंडर रूट सी, कई लोग लिखते हैं a अंडर रूट सी, लिख सकते हो उसको, ठीक है। व्हाट इज b या a जो आप बोल रहे हो वो होता क्या, ये भी जान लो, ये होता क्या है, दिस इज विस्कोसिटी कांस्टेंट, विस्कोसिटी कांस्टेंट। व्हाट इज c, इट इज कॉन्सेंट्रेशन। बहुत मतलब जल्दी तो इससे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और ये मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसको कई लोग a से डिनोट करते हैं, कई लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं, लिख सकते हो आप a अंडर रूट सी या फिर b अंडर रूट सी। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। मैम आप मेरा रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, तनिषा कह रही है, तनिषा यार क्या नहीं रिप्लाई कर रही हो, पूछो तनिषा, तनिषा तुम ही बताओ अब। आगे बढ़ जाए, लैम्डा m इंफिनिटी माइनस b अंडर रूट सी, सबने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। प्लीज समराइज कर दो मैम एक बार, ठीक है, समराइज कर देते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बता दो मैम, ठीक है, चलो सारी चीजें बता दो एक बार वापस से, लेट्स समराइज इट, ठीक है। कंडक्टिविटी किसी चीज की अगर हम कम करते हैं तो मतलब हम उसका डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, कंडक्टिविटी का मतलब सब समझ गए अभी तक, कंडक्टिविटी कम करने से डाइल्यूशन बढ़ता है, ठीक है मैम, कंडक्टिविटी कम करने से डाइल्यूशन बढ़ता है और कंडक्टेंस भी बढ़ता है और कंडक्टिविटी घटती है, मतलब इन शॉर्ट अगर हम किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं तो उसकी हम कंडक्टिविटी कम कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कम कंडक्टिविटी कम, कॉन्सेंट्रेशन कम डाइल्यूशन ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन कम कंडक्टेंस ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन कम मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा, सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस कॉन्सेंट्रेशन के कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन और कंडक्टिविटी केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में, ठीक है, यहां तक हम बात समझ गए। अब लैम्डा m होता है मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि जो कंडक्टिविटी हो रही है पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, उसे हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अगर यही इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हो जाए, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें पानी ही पानी है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गया, तो उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि वो मोलर कंडक्टिविटी है जो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं। ये आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए निकाल सकते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देखें तो कॉन्सेंट्रेशन नीचे रख दो अंडर रूट में और साइड में रख दो मोलर कंडक्टिविटी, तो ये कम होती है तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। वहीं जब हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट देखा तो एक अलग सा वेरिएशन दिखता है, इसमें कर्व टाइप का दिखता है कि पहले कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है, पहले स्ट्रेट लाइन में कम हो रही है फिर ऐसे हो गई, मतलब ये आपस में पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। फिर वहीं पे हमने बोला कि डिबई हकल इक्वेशन क्या होती है, डिबई हकल ओर्स्टेड इक्वेशन क्या होती है, ये एक इक्वेशन होती है जिससे आप एक रिलेशन बता सकते हो मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच का। ये होता क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी अंडर रूट सी, जहां पे सी आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा, बी हमारा विस्कोसिटी कांस्टेंट होगा, वैल्यू आपको ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर क्वेश्चन आएगा, जल्दी इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा हेडिंग एक दो फॉर्मूले हैं जिससे मैं आपको बता दूं, अगेन क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर में बहुत चांसेस हैं कि इस चैप्टर में इससे क्वेश्चन आएगा।
एक होता है आपका अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब किस तरीके से वो टूट रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बोला NaCl पूरा टूट जाता है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। हम कहते हैं उसकी अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, मतलब वो पूरी तरीके से टूट गया, 100% डिसोशिएट हो गया, दैट इज अल्फा की वैल्यू। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला, जितनी भी मोलर कंडक्टिविटी है, अच्छा आप इसको लैम्डा एम्डा ऐसे लिख लो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वो सब चीजें आप समझ गए होगे, आई होप सो, है ना। आप फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखो, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू सॉरी अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एग्जैक्टली जिसे आप डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हो, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 के ए। कोई मुझे बताएगा के ए होता क्या है? हमने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार भी सुना है। के ए क्या होता है? व्हाट इज के ए? जल्दी से बता दो के ए होता क्या है। और के ए का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेयर सी इज अगेन कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और अपॉन बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वेरी गुड। कौन सा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है बेटा? कौन सा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है? क्या होता है? कौन सा डिसोसिएशन? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। वेरी गुड, इट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना यार। के ए के बी सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, एसिड कांस्टेंट भी बोल सकते हो, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। फॉर्मूला रट लो दिमाग में, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगी। क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अच्छा, इसी को कई बार खोल के भी लिख देते हैं। वो बोलते हैं अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा हमने क्या पढ़ा? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी। पुट कर दो उठा के अल्फा में वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर, तो लैम्डा एम का जो स्क्वायर है डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इंफिनिटी 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी, है ना। तो ये फॉर्मूला भी इस तरीके से भी ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। तो आप चाहो तो फाइनल फॉर्मूला इसका दूसरा वाला याद करना कि के ए इज इक्वल्स टू सी लैम्डा एम स्क्वायर, सी लैम्डा एम का स्क्वायर अपॉन सी लैम्डा एम का स्क्वायर। यहाँ पे ये लैम्डा एम कांस्टेंट आ जाएगा, लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस लैम्डा एम, तो क्या आ जाएगा? लैम्डा एम इंफिनिटी लैम्डा एम माइनस लैम्डा एम इंफिनिटी, लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस लैम्डा एम। ये आपका फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ठीक है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एग्जैक्ट इसका वर्ड होता है, आयोनाइजेशन भी आप बोल सकते हो ना यहाँ पे। तो बताओ, समझ में आ गया? ये समझ में आया? ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? जगह भी है, थोड़ी सी जगह वहां पे लिख दूं, के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जिसे आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो सी लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस लैम्डा एम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पूरा डेरिवेशन वगैरह सब है, यहाँ पे डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट जनरली, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया, सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा लैम्डा एम माइनस इंफिनिटी माइनस लैम्डा एम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो याद रहेगा? बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे बेटा, हम क्वेश्चन करेंगे इसके, क्वेश्चन करेंगे हम इसके। पहले बताओ ये याद रहेगा तो हम आगे बढ़ जाएं, फटाफट से बता दो। एक बार ये ग्राफ देख ले, एक बार ये ग्राफ देख ले, क्या है? सेम ग्राफ है, देखो ग्राफ एकदम सेम है। ग्राफ कह रहा है कि मान लो आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो उसका एक ऐसा ग्राफ मिलेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया तो उसका एक कर्व जैसा ग्राफ मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर दोनों एक साथ दिखाने हैं तो आप इस तरीके से इसमें दिखा सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए।
कोई कह रहा है कि मैम इसमें डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, बेटा इसकी कोई डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी, डोंट वरी। अगर आप सोच रहे हो ना यार ये टॉपिक को कैसे समझे, इसको और डिटेल, आपसे कुछ नहीं, आपसे न्यूमेरिकल ही आएगा, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, समझ रहे हो, न्यूमेरिकल ही आएगा। और डेफिनेशन जिससे आएगी वो जितनी स्लाइड में लिखी बस उसके अलावा कोई डेफिनेशन भी नहीं आएगी, ठीक है, उसके अलावा कोई भी डेफिनेशन नहीं आएगी। आप क्वेश्चन के थ्रू, मैं आपको एक और बात बताऊं, जब मैंने ये पहली बार प्रारंभ में भी पढ़ाया था, जब भी ये टॉपिक पढ़ाती हूँ, जब भी, आप तो चलो थोड़ा फास्ट मोड पे इसलिए भी पढ़ रहे हो, आप 45 डेज के लिए आए हो, ठीक है, जब इसको आप जितने भी डिटेल में पढ़ लो, पहला क्वेश्चन, पहली चीज यही होगी सबकी, अरे यार ये आ ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। अब फॉर्मूला आपको कभी समझ आ ही नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल आप क्वेश्चन ना करो उसके, है ना, उसकी डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पर फिर भी लगेगा यार हम नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि उसके क्वेश्चन करने पड़ते हैं हमें पहले, तो हम इसके क्वेश्चन करके ही समझेंगे, डोंट वरी, हम पूरे क्वेश्चन करेंगे। चलो पहले 1 नंबर का बोर्ड में देखो क्वेश्चन आया हमारा, क्वेश्चन क्या है, कोलरॉश लॉ इज एप्लीकेबल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? बताओ, आप बताओ जल्दी से, कोलरॉश लॉ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसमें एप्लीकेबल होता है, किसमें एप्लीकेबल होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, दोनों के लिए होता है, या किसी के लिए नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है? बताओ। डी बोल दिया ना पिट जाओगे, डी बोल दिया तो पिट जाओगे। ए बी सी डी, चलो बहुत सारे बच्चे ए भी बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बी भी बोल रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे सी भी बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर है सी, सी इज द राइट आंसर। बेटा दोनों के लिए होता है, ठीक है, एप्लीकेबल दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। जनरली तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी हम लगा सकते हैं। अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट वैल्यू भले ही नहीं आती, बट हम उसमें लगा सकते हैं इसको, ठीक है। एग्जैक्टली वैल्यू जो सही निकल के आती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आती है, पर एप्लीकेबल ये दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलो भाई, शॉर्ट आंसर टाइप में 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप मुझे बताना कैसे करेंगे भाई। 0.02 मोल ऑफ दिस हैज स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिस। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन इस चैप्टर इस टॉपिक से आए, चुपचाप नोट करो क्या चीज गिवन है आपको, ठीक है। एंड लैम्डा एम इन्फिनिटी आपको कुछ गिवन है, ठीक है, के ए की वैल्यू बतानी है। तो आपको अगर समझ नहीं आया ना इतनी देर में वो के ए क्या है, कैसे निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन के थ्रू समझना, ठीक है। सबसे पहले के ए निकालना है। के ए का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने बेटा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये पढ़ा है सभी ने, है ना। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा निकालना होगा मतलब इसके लिए। और अल्फा क्या होता है? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी होता है मैम, मतलब लैम्डा एम निकालना पड़ेगा। लैम्डा एम क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। मुझे ये बताओ किसे किसे ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? वो बोल रहा है पहले लैम्डा एम निकालो, फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी, शायद गिवन है आई गेस, ठीक है, हाँ गिवन है। तो इन दोनों को निकाल लोगे तो तुम यहां तक पहुंच जाओगे, और जब तुम ये निकाल लोगे तो तुम के ए तक पहुंच जाओगे। क्वेश्चन का मतलब समझे? क्वेश्चन का मतलब समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? इन्फिनिटी तो मैम 0 होता है बेटा, यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब है जब बहुत, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, समझ रहे? इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं यार 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, इन्फिनिटी हो गया, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो गया, उसका बस इतना मतलब। और 0 वहां पे जो हो रहा है ना बेटा, वो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन 0 हो रहा है, ठीक है। चलो ये समझ में आया, ये आ गया तो आप क्वेश्चन कर लोगे। देखो चलो क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत सारे क्लियर आ गए मेरे पास। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। तो मेथड समझ गए, क्वेश्चन आप कर लोगे। और बेटा मैं आपको बता दूं, कहीं लिख लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऐसा क्वेश्चन। 110% इसका क्वेश्चन आएगा, 210% इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ, याद रखना। जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी है, और स्पेशली अब तो बोर्ड्स में घुमाने लगे हैं, वो आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड, मतलब अल्फा की वैल्यू इधर उधर कहीं लगानी होगी, और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो 0.0 m क्या है? पहले तो भाई मैम मोलैरिटी गिवन है 0.02, कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स कंडक्टिविटी, आप लिख भी लो, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं बेटा। कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है, जैसे इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, वैसे उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। आप यूनिट से भी याद रख सकते हो, है ना, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स आ रही होगी यूनिट, कहाँ गया? हाँ चलो, तो क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस? मतलब कप्पा बोल रहा है वो, कप्पा इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है मैम। एंड लैम्डा एम इन्फिनिटी कितनी है? 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। उसकी यूनिट सही कर लेना, मैंने आपको करवा दी थी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिखना, ठीक है। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और बताना क्या है मैम? के ए की वैल्यू हमें बतानी है। कर लोगे? करोगे बताओ मैम लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या है? पिट जाओगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। चलो
करते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या कैसे होगा, कैसे होगा ये क्वेश्चन? देखो सबसे पहले हमें पूरा मेथड तो मैम ने अभी समझा दिया था क्या करने वाले हैं हम इसमें, है ना। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे लैम्डा एम विच इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कप्पा कितना है 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 यानी कि 10 की पावर 3 अपॉन एम। मोलैरिटी कितना है 0.02, है ना। सॉल्व कर लोगे, बताओ कर लोगे? पॉइंट हटाओगे, ऊपर 2 0 लगाओगे, है ना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 5/2, 1.5 आ रहा है क्या? 5 इंटू 10 की पावर -5 या ऐसे लिख दो, अपॉन में 10 की पावर 5, है ना, और ऊपर 1000 1 2 3 और यहाँ पे 5 1 2 3 4 5, है ना, 10 की पावर 5 5 0 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0.02, पॉइंट हटाओगे 2 0 लगाओगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कैंसिल, 2 1 2 1.5 आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है। 2.5 क्यों आ रहा है भाई, 2.5 क्यों आ रहा है? ओ सॉरी 2 2 4.5, सॉरी यार 2.5 है ना, 2.5 आ रहा होगा। चलो तो ये आ गया लैम्डा एम की वैल्यू विच इज 2.5, है ना। लैम्डा एम आ गया मैम 2.5, है ना। यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिख देना, ठीक है। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, यहाँ पे शायद मोल इनवर्स, हाँ ठीक है चलो सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ 2.5 होगा यार, 1 गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है ठीक है। डॉटेड लाइन बनाना है कि नहीं ग्राफ में, डॉटेड लाइन कहाँ थी? अरे नहीं 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 नहीं, वो आपको नहीं बनाना, वो तो बता रही थी मैं, ठीक है। चलो चलो ये हो गया, यस मैम। अब क्या निकालना है बताओ, अब क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालो, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, है ना। लैम्डा एम की वैल्यू कितनी है 2.5 और लैम्डा एम इन्फिनिटी कितना निकाला हमने 2.5 अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी कितना है 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बताओ काटापीटी करें इसमें, अभी रुक जाते हैं, अभी आगे देख लेते हैं क्या लग रहा है, ठीक है। क्या निकालना है, के ए की वैल्यू निकालनी है, क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। या तो ये रख सकते थे या तो वो भी रख सकते थे, लैम्डा एम, है ना, सी लैम्डा एम का स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस लैम्डा एम, ये भी रख सकते थे बेटा, ठीक है। अगर आपको लैम्डा एम इन्फिनिटी या कुछ ऐसी वैल्यू होती कि आपको लग रहा है ये फॉर्मूला लगेगा तो आप ये भी लगा सकते थे, ठीक है। चलो तो C कितना है, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, ठीक है, दोनों एक ही चीज होती है, लिख लो यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू C, तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय अल्फा का स्क्वायर 2.5 अपॉन 400 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2.5 अपॉन 400 कर लोगे? बोलोगे मैम कर लेंगे पर आप करा दो, कर लोगे या कराऊं? 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 400, क्योंकि स्क्वायर लगा है, नीचे क्या आएगा होल डिवाइडेड बाय 400 माइनस 2.5 अपॉन 400, है ना। तो यानी कि यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ 400 अपॉन 400 माइनस 2.5 कितना होता है, कितना होगा 398 पॉइंट समथिंग, 400 माइनस 2.5 704 नहीं 497.5 है ना, 497.5 एक 400 से एक 400 कैंसिल हो जाएगा, एक 400 से एक 400 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ठीक है यार कर लेना, नीचे आ जाएंगे 1 2 3 4, टोटल 4 0 नीचे आ जाएंगे, है ना। तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2 कर लेना, डिवाइडेड बाय 400 इंटू 497.5 इंटू 1000 कर लोगे। 397 पॉइंट आ रहा है मैम, 0.020 आ रहा है मैम, देख लेना यार जो भी आ रहा है, ये आ रहा है आंसर, ये आ रहा है आंसर। देखो यहाँ तक हमने कर लिया, पूरा यहाँ तक कर लिया हमने, ये है ना 0.02, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड 1 माइनस 2.5 अपॉन 400, सेम बात बताई मैंने, यहाँ से आ जाएगा 7.861 10 की पावर -7, ये आ रहा होगा आंसर, ठीक है। बोलो किसे किसे ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, किसे किसे ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? क्या निकालना था, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि कंसंट्रेशन के टर्म में ही होगा, कैपिटल एम इसकी यूनिट होती है, ठीक है, यूनिट भी कैपिटल एम लिख देना। बताओ जल्दी से बताओ,
मैम व्हाट इज सी? बेटा कॉन्सेंट्रेशन, कल भी बताया था कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी दोनों एक ही चीज होती है, तो सी इज कॉन्सेंट्रेशन, सी इज कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलारिटी। मैंने लिखा नहीं था क्या यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। चलो बताओ किसे किसे आ गया? 397.5 होगा मैम, वो 397.5 होगा, ठीक है। चलो आ गया तो फटाफट से आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। क्लियर आ गए? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लियर आ गए, बोलो तो आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलो परफेक्ट, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कुलरॉश लॉ, ये कुलरॉश लॉ कहाँ कहाँ यूजफुल है? एप्लीकेशन ऑफ कुलरॉश लॉ, फिर फेराडेज लॉ, दो चीजें बची बस केवल, फिर बैटरीज बची। बैटरीज यार देखो एक बहुत थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको खुद से लर्न करना होगा। पहले फिलहाल चलो हम टॉपिक पे आते हैं। कुलरॉश लॉ काम कहाँ कहाँ आएगा? कुलरॉश लॉ काम आएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के, अब ये भी आपने देखा है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के काम आ जाएगा भाई, है ना। लैम्डा एम इन्फिनिटी, है ना, जो आप निकाल रहे हो वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसके थ्रू निकल जाएगी। कैलकुलेट कर सकते हो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, है ना। अभी अभी आपने देखा कैसे निकालेंगे। कैलकुलेट कर सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वही के ए की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और आप सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हो कुछ कुछ जो थोड़े थोड़े सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनकी भी। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन होता है कुलरॉश लॉ का, बहुत जगह ये काम आ सकता है। हेडिंग लगाइए फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा मैं ना एक चीज सोच रही हूँ कि मैं आपको यहीं पे बता दूं, मैं ये बता देती हूँ क्योंकि हो सकता है इसका क्वेश्चन हमारे पास आए अभी या ना आए, लेकिन आप क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। लैम्डा एम इन्फिनिटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, सपोज MgCl2 लिखते हैं, MgCl2 का निकालना है, ठीक है। वो किसके बराबर होगा बेटा? लैम्डा एम इन्फिनिटी Mg+2 प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस, वो भी 2 टाइम MgCl2 है ना, हाँ 2 टाइम। ये मैं आपको अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ बेटा, इससे भी क्वेश्चन आता है आपके सैंपल पेपर में, इस बार इसका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सैंपल पेपर में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। वो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन MCQ में पूछेगा, सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा, है ना। तो उससे ना सैंपल पेपर में MCQs में क्वेश्चन वो पता है क्या बोलता है? बोलता है ये फटाफट 1 नंबर का क्वेश्चन था और हल्का सा उसमें ट्विस्ट भी था। वो 3 ऑप्शंस देता है, बोलता है हमको ना लैम्डा एम इन्फिनिटी एक सॉल्ट के लिए निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अपने दिमाग में। लैम्डा एम इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए होता है और इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अब आप NaCl देख के तो सिंपल समझ जाते हो कि जो भी Na का जो भी आपको लैम्डा एम इन्फिनिटी दी है वो रख दो और जो Cl का दिया है वो रख दो। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, MgCl2 है या CaCl2 है, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो घबराना नहीं, सिंपल सी बात है। अगर 2 लगाए ना मतलब वो 2 टाइम्स है, तो उसकी जो भी वैल्यू है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बस ये बोल रही हूँ मैं। अभी से मैंने बता दिया, हो सकता है यहाँ पे लिखा हो AlCl3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी नीचे जितनी बार वो चीज है, वो चीज जितनी बार है उसके आयंस उससे मल्टीप्लाई करना मत भूलना। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी बता दी क्योंकि हो सकता है इसका क्वेश्चन आगे हमारे पास अभी स्लाइड में है या नहीं है हमें नहीं पता, बट ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, मतलब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। ये नहीं कि हमने तो बस ये याद किया है दोनों के एनायन और कैटायन का सम कर दो, नहीं, उसमें अगर कोई वैल्यू लगी तो उसमें 2 3 जो मल्टीप्लाई होगा वो लिख देना, ठीक है। तो वो 2 टाइम्स Cl माइनस हो जाएगा, मतलब इसको मैंने ऐसे लिखा है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स Cl माइनस 1 हो जाएगा, है ना। बात वही है, बस उसको 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, अभी बता दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, अभी बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ठीक है। अगर 2 नहीं लिखा तो कितने नंबर कटेंगे? पूरे, यू विल नॉट गेट एनी मार्क। मतलब मेहरबानी होगी तुम पे कि अगर तुमको कुछ नंबर आधा दे एग्जामिनर, दया खा के कोई नंबर नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या, आपका आंसर ही गलत आ जाएगा पूरा। आपके इतने से 2 ना लगाने से आपको पूरा आंसर गलत होगा, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब आधा भी नहीं मिलेगा आपको। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हेडिंग लगाइए फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, हम इतनी देर से जो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बातें पढ़ रहे हैं वो हम कैसे पढ़ रहे हैं? थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं कि यार इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, किसमें हो रहा होता है, क्या मीनिंग होता है, वो आपने सब थियोरेटिकली पढ़ा, है ना। अब आते हैं इसके मतलब क्वालिटेटिव तरीके से पढ़ा, अब हम क्वांटिटेटिव तरीका निकालेंगे, मतलब क्या हम किसी फॉर्मूले के थ्रू भी इसको लगा सकते हैं, क्या हम किसी फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं? तो आंसर है हाँ। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फेराडे जी ने हमें, माइकल फेराडे ने 2 लॉज दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस के, माइकल फेराडे ने हमें 2 लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस के, ठीक है। माइकल फेराडे ने हमें 2 लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस के, ठीक है, यस मैम, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, माइकल फेराडे जी ने 2 लॉ दिए थे हमें इलेक्ट्रोलिसिस के, ठीक है। पहला लॉ क्या दिया था इन्होंने? अभी 1 मिनट, शायद आप लोग बहुत सारे कुछ लोग कुछ चीजें लिख रहे हो कि मैम चैप्टर खत्म होने के बाद अलग से PYQ लगाने हैं, ये वो ये नहीं बेटा, अलग से आपको अभी कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। देखो मैं एक बात बताऊं,
कोई भी चीज किसी की मत सुना करो। मैं आपको एक क्या बोलते हैं उसको, दोस्त मान लो, बहन मान लो, टीचर मान लो, कुछ भी मान लो, उसकी तरह एक सलाह दे रही हूँ। किसी की भी चीजें मत सुना करो तब तक, मतलब एक हद तक सुना करो, हर हद तक नहीं। और ये सिर्फ मैं अपने लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोई बुरी बात नहीं बोल रही हूँ, इसको समझो इस बात को मैं क्या बोल रही हूँ। आपके पास टाइम है, आपकी प्रिपरेशन मस्त चल रही है, आप ऑलरेडी किसी बच्चे, आप ऑलरेडी बहुत बच्चों से आगे चल रहे हो, आपको पता है ये सब हमें बहुत अच्छे से आता है, ये आप प्लीज क्वेश्चन लगा लो, आप प्लीज क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं, कुछ नहीं, आपको लग रहा है यार कुछ तो हो नहीं पा रहा है, 45 दिन बचे, ये हुआ है वो, आप चुपचाप बस वो पढ़ो जो मैं पढ़ा रही हूँ, मोर देन इनफ। तो बस ये चीज याद रखो, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होती है, मैं बताऊं बेटा आपको, दुनिया भगवान भी आके स्ट्रैटेजी बता दे, हमेशा उस स्ट्रैटेजी को सुनो, उसको समझो, पर अपने तरीके से मॉडिफाई कर लो। कोई जरूरत नहीं है दुनिया में किसी की भी पूरी बात सुनने की और मानने की, मैं आपको अभी ये बात बोल रही हूँ, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे मान लो कि मैं आपकी एक बहन की तरह ही बात बोल रही हूँ, वरना आपको कोई टीचर की बात क्यों बोलेगा कि मेरी बात मत सुनो, बट मैं आपको टीचर की तरह ही बोल रही हूँ, ठीक है। मैं सच में बोल रही हूँ आपको। आप सोच रहे हो कोई बोल रहा है कि अरे यार मैम क्या बोल रहे हो, आपकी बात नहीं सुने, मैं बात को समझो, मैं वही बोल रही हूँ, बात को समझो। जो भी बात आपको मैं बता रही हूँ या पूरी दुनिया में कोई भी बता रहा है, आप उसे अपने तरीके से लगाओ चीजों में, उसे अपने तरीके से करना स्टार्ट कर दो, समझ रहे हो, अपने तरीके से करना स्टार्ट कर दो। आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे, पर हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझा रहे होते हैं। सारे घरों में आलू की सब्जी बन जाएगी 10 घर में, और 10 घर में आलू की सब्जी में टेस्ट अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबने अपने तरीके से उसको बनाई है और सबका अपना एक टेस्ट होता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बार बार बोल रही हूँ, हर चीज समझो, सुनो, पर उसे अपने तरीके से मॉडिफाई करो। आपके पास टाइम है, आप प्लीज क्वेश्चन लगाओ, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप जितने क्वेश्चंस लगा पाओ आप लगा लो, जितने हम 2 घंटे की क्लास में करेंगे मैं आपको सारे करवा दूंगी, ठीक है। अभी मैंने ये बात बोल दी, अब आज के बाद बचे हुए 8 चैप्टर में अगर किसी ने मुझसे बात पूछी, क्वेश्चन कौन से लगाएं, कहाँ लगाएं, क्या करें, तो फिर सुन समझ लेना, ठीक है। मैंने आपको सब बता दिया, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगी जो इंपॉर्टेंट है। आपके पास उसके अलावा जितना टाइम बच रहा है, मैं आपको होमवर्क भी देके चली जाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा भी तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो यार मुझसे मत पूछना, प्लीज क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। तो मैंने अभी ये बात आपको बोल दी, और मैं बहुत ऑनेस्ट रहती हूँ अपने स्टूडेंट के साथ। कुछ लोग मुझे इसके लिए बहुत बुरी बुरी बातें भी बोल देते हैं, बट ये मैं बोलती हूँ जो मैं बोलती हूँ, दैट्स इट। तो मैंने बोल दिया भाई, तुम मेरी बात भी मत मानना, अपनी तरीके से हर बात को बस मॉडिफाई करके समझा करो, ठीक है। चलो अब मैं आगे आती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। चलो, माइकल फैराडे जी ने क्या बताया, इन्होंने क्वालिटेटिव की जगह क्वांटिटेटिव तरीका बताया। इन्होंने बोला आप इतनी देर से इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो ना, आप इसको फॉर्मूले के रूप में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? दो में से पहला लॉ सुनो क्या है। क्लियर हो गई ये बात भी? ठीक है। 2 में से पहला लॉ ये कहते हैं यार, अगर ना आप देखो, बहुत सिंपल सा रूल समझना। इन्होंने बोला, माइकल फैराडे जी का कहना है कि अगर आप किसी में करंट बढ़ा रहे हो, ठीक है, करंट बढ़ाते जा रहे हो, चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, चलो चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, सेम प्रोसेस समझ लो। सपोज एक वही रखा है हमारे पास, उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का वो जो डैनियल सेल वगैरह रखा हुआ है, ठीक है। मुझसे बोला गया यार इसमें ना तुम बताओ अगर मैंने चार्ज बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगी जो मास डिपॉजिट होगा वो बढ़ जाएगा, क्या बोल रहे हो आप मैम? ये मैंने चार्ज बढ़ाया, मतलब मैंने करंट बढ़ाया, तो उसमें सपोज जिंक जहां पे डिपॉजिट होता है वो अब और जिंक डिपॉजिट होने लगेगा, और तेजी से जिंक आने लगेगा, फटाफट 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और जिंक नीचे आने लगेगा। तो जैसे बस सिंपल सा रूल है, आप किसी में चार्ज बढ़ाओगे, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में चार्ज बढ़ाओगे, मतलब करंट बढ़ाओगे, तो जो मास डिपॉजिट हो रहा है उस इलेक्ट्रोलाइट का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब एक और एग्जांपल, डैनियल सेल में कॉपर वाले साइड पे आ जाओ, कॉपर सल्फेट। मैंने क्या किया, मैंने करंट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, है ना, मैंने चार्ज बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तेज से चार्ज हो गया, कॉपर ज्यादा डिपॉजिट हो गया उस रॉड में। याद है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, कॉपर उसको पकड़ रहा था। आप जैसे ही चार्ज बढ़ाओगे, करंट बढ़ाओगे, ये कॉपर तेजी से पकड़ने लगेगा, तो उस इलेक्ट्रोड में जो मास है वो ज्यादा डिपॉजिट हो गया, ज्यादा कॉपर जाके चिपक गया उससे, तो उसका मास बढ़ गया। तो जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, दैट्स इट, दैट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वापस से बोलूं, Michael Faraday described the quantitative aspect of electrolysis of solution and melts of electrolysis. ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो पहला, माइकल फैराडे पब्लिश्ड हिज रिजल्ट ड्यूरिंग दिस, ठीक है, कुछ ऐसे नहीं आने वाला। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अमाउंट का मतलब होता है बेटा मास, अमाउंट मतलब मास। एक केमिकल रिएक्शन में जो मास होगा, जो कि हो रहा होगा किसी भी इलेक्ट्रोड में, चाहे पॉजिटिव साइड एनोड देख लो, कैथोड देख लो, किसी भी साइड देख लो, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान बाय अ करंट
वो प्रोपोर्शनल होगा टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, to the quantity of electricity passed through the electrolyte. What is quantity of electricity? मतलब चार्ज बढ़ाने पे मास ज्यादा डिपॉजिट होने लग जाएगा। बोलो आया वापस से बोलो एक बार। अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो किसी भी इलेक्ट्रोड में हो रहा हो, एनोड में हो रहा हो, कैथोड में हो रहा हो, किसी में भी हो रहा हो, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एक करंट की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप भेज रहे हो, मतलब कितना चार्ज आप उसमें भेज रहे हो, मास जो होता है वही उसके बराबर हो गया। बताओ आया समझ में? ये बात समझ में आई? इसको मैम लिख के बताओ, मैथमेटिकली इसको क्या बोलेंगे हम? तो आप बोलोगे बेटा, आप बोलोगे Q इज, मैं इसको दूसरे पेज में लिख देती हूँ, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ। Q इज फर्स्ट लॉ, फेराडे जी का फर्स्ट लॉ क्या है? इनका फर्स्ट लॉ कहता है कि जो Q है चार्ज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। Q होता है चार्ज, M होता है मास, M होता है मास, एक होता है चार्ज एक होता है मास, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट लॉ की मैम डेफिनेशन आ सकती है, एक्चुअली ये एक बार पूछी गई थी बोर्ड में, 2 नंबर का कुछ क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर में, उसमें पहले एक्सप्लेन करने को दे दिया, फिर उसने एक न्यूमेरिकल दे दिया था। 3 नंबर में भी ऐसा पूछा जाता है, तो 1 नंबर में डेफिनेशन भी पूछ सकता है, रटनी नहीं है, आप फॉर्मूला समझ जाओगे, आप ऑलरेडी लिख लोगे उसको, ठीक है। चलो, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, ठीक है मैम, ठीक है। अब सुनना, ये होता है चार, अच्छा रुको, इसको मैं दूसरे कलर से कर दूं, ठीक है। तो अच्छा, मतलब M इज, अरे बात तो यही हुई ना, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q या Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, ठीक है। तो ऐसे आप बोलोगे M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा Q होता क्या है? Q होता है I इंटू टी, सबने पढ़ा है चार्ज का फॉर्मूला, करंट इंटू टाइम, सभी ने पढ़ा है। टी इज टाइम, यहाँ पे कैपिटल टी नहीं स्मॉल टी है, मतलब टाइम, सेकंड्स के टर्म में जो लेते हो आप, ठीक है, सेकंड्स में जो लेते हो दैट इज टाइम, ठीक है, ठीक है मैम समझ गए। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, है ना। और जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो आप एक कांस्टेंट लगाओगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो होता है Z, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा M इज इक्वल्स टू ZIT, कौन IT? ZIT, कौन IT? ZIT, कौन IT? ZIT, और यही है फर्स्ट लॉ। M क्या है? जो भी मास डिपॉजिट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड में। Z होता है बेटा ECE, इसको बोलते हो इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। I इज करेंट, T इज टाइम, जो कि आप सेकेंड्स के टर्म में रखोगे, ठीक है। कौन IT? ZIT, M इज इक्वल्स टू कौन IT? ZIT, कौन IT? ZIT, IT जो भी बोल लो, ठीक है। कौन IT? ZIT, याद रहेगा, M इज इक्वल्स टू ZIT। अच्छा, ये Z क्या होता है? व्हाट इज Z? Z क्या होता है? कोई मुझे बताएगा Z का क्या फॉर्मूला होता है? Z का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला होता है बेटा इक्विवेलेंट मास अपॉन फेराडे कांस्टेंट, इक्विवेलेंट मास अपॉन फेराडे कांस्टेंट, इक्विवेलेंट मास अपॉन फेराडे कांस्टेंट, ठीक है। क्या लिखा है? इक्विवेलेंट मास अपॉन फेराडे कांस्टेंट, इक्विवेलेंट मास अपॉन फेराडे कांस्टेंट। What is equivalent mass? What is equivalent mass? Equivalent mass होता है बेटा मोलर मास अपॉन n, मोलर मास अपॉन n। n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। एक्चुअली आपको पता है इक्विवेलेंट मास का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन n, n लिखते हैं, n होता है यहाँ पे एसिड के लिए जितने भी H+ आयन हो, है ना, और बेस के लिए जितने OH- आयन हो, पर क्योंकि हम एक सॉल्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो सॉल्ट के लिए जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है हम उसकी बात करते हैं, मतलब x लिखा रहता है, x कई जगह पे x लिखा रहता है, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख लो, लेकिन आपको तो सॉल्ट के लिए ही पढ़ना है तो हम n लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है। ओवरऑल फॉर्मूला भी लिख सकते हो, चाहो तो ओवरऑल फॉर्मूला भी लिख सकते हो बेटा। यहाँ पे m इज इक्वल्स टू z का सीधा फॉर्मूला रख दो, क्या है? मोलर मास अपॉन n, मोलर मास अपॉन n होल डिवाइडेड बाय f, दिस इज मोलर मास अपॉन n, मोलर मास अपॉन n, है ना, होल डिवाइडेड बाय f, यानी कि नीचे f भी है ना। z लिख दिया I इंटू टी, इंटू I इंटू टी,
तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला बन जाएगा, ओवरऑल फॉर्मूला यहां से बन जाएगा। फैराडे कांस्टेंट F इज फैराडे कांस्टेंट 96,500 या 96485 वाली वैल्यू ले लो, ठीक है, ये फैराडे कांस्टेंट है। बोलो आ गया, आ गया, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ एक और फॉर्मूला यहाँ पे W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, हाँ बोल सकते हो, बट यहाँ पे एक और फॉर्मूला मुझे याद है, वो भी लिख लो। कई बार आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने को बोल देगा तो वो भी याद कर लो। Q का एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखो Q इक्वल्स टू NE भी होता है बेटा। Q आपका चार्ज हो गया, N इज भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जितने होंगे, एंड व्हाट इज E, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ E? मैं E बताती हूँ है क्या। E मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, क्या लिखोगे बताओ, जल्दी से बताओ क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। N इंटू E करेक्ट है, बट चार्ज क्या लिखोगे 1 -1, ठीक है। और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ, और बताओ और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। वो जो भी यूनिट है 4875 जो भी है 96500 जो भी है लिख लेना इसको, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, हमें सबसे पहला आंसर अलशिफा ने दिया है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे अब करेक्ट आंसर देने लगे हैं। इट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना। यूनिट मत भूलना, चार्ज है तो कूलम, मास है तो ग्राम, ठीक है ठीक है, सबका यूनिट लिख देना। इक्विवेलेंट मास भी आपका वही होता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलने जा रही थी, मोल पर, सॉरी ग्राम पर मोल, इक्विवेलेंट मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक है। चलो सबने करेक्ट आंसर दे दिया। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ समझ में आया, वो बोल रहा है भाई जितना चार्ज दोगे उतना मास बढ़ेगा, जितना करंट दोगे उतना मास बढ़ेगा, उतना मास डिपॉजिट होता जाएगा एक इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। और ये सारे फॉर्मुलाज आपको याद रखने हैं, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ भी बड़ा सिंपल है। सेकंड लॉ कहता है यार देखो, यहीं पे बताऊं मैं यहीं पे बताऊं, यही बताऊंगी मैं, ठीक है। सेकंड लॉ, यहां पे आते हैं हम सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड लॉ कहता है, 2-3 कंडीशन दे देते हैं बस, सेम चीजें, बस वो 2 कंडीशन देगा। बोलेगा पहली चीज सीरीज में रख दो चीजों को, अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें किसको, ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो उसको एक सीरीज में कनेक्ट कर दो। फिजिक्स होता है ना, सीरीज होता है, पैरेलल होता है, पढ़ा है ना सबने। सीरीज में वो कर दो, कनेक्ट कर दो, मतलब करंट सेम कर दो, मतलब सेम चार्ज कर दो, सेम कर दो करंट की वैल्यू, ठीक। तो जो मास है वो डायरेक्टली मास का रेशियो है, मासेस का रेशियो है दो चीजों के बीच में, वो हो जाता है उसके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो के बराबर। अब इसको समझना, सेकंड लॉ कब यूज करोगे बेटा, जब आपको 2 सॉल्ट के बारे में कोई बात दे रहा हो। वो ऐसे लिख देगा कि द पर्टिकुलर कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज, ऐसे करके कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो वो 2 मासेस की बात कर रहा होगा, 2 चीजों की बात कर रहा होगा, तो वो आपका सेकंड लॉ होता है, ठीक है। कैसे निकालोगे, m1/m2 इज इक्वल्स टू q1/q2, है ना। Q1 और Q2 होता क्या बेटा, होता क्या है मैम, ZIT/ZIT, है ना। I इंटू टी तो बराबर हो गया भाई, सेम हो जाता है, चार्ज की वैल्यू, चार्ज सेम हो जाता है, चार्ज जो है वो सेम हो जाता है, चार्ज सेम हो जाता है, ठीक है। चार्ज यहाँ पे सेम हो जाएगा। अगर चार्ज सेम है तो ये I इंटू टी तो सेम ही हो गया, मतलब Z की वैल्यू डिफरेंट है। Z क्या होता है मैम, Z होता है E/F बेटा। फैराडे कांस्टेंट भी सेम रहने वाला है, इक्विवेलेंट मासेस दोनों के अलग, मास तो दोनों का अलग ही होगा। तो यहां से फॉर्मूला निकलता है m1/m2 इज इक्वल्स टू E1/E2। ये होता है एक और फॉर्मूला, ये होता है सेकंड लॉ के लिए फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे सेकंड लॉ के लिए। थोड़ा सा सेकंड लॉ और समझो, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, तो थोड़ा सा और समझो। अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अब 2 सब्सटेंस की बात हो रही है, लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम चार्ज कर दी वैल्यू, ठीक है, पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, m1/m2 इज इक्वल्स टू E1/E2। बताओ आया। और मैं आपको बता दूं, इस साल इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस साल इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड लॉ वापस एक बार बता दूं, ठीक है। जो मासेस का रेशियो, अगर मैंने 2 इलेक्ट्रोलाइट को इस बार सेम इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ सेम कर रहा है, इस बार सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उनसे सेम चार्ज पास कर दिया,
तो उनके जो मासेस का रेशियो है, जितना मास डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि चार्ज तो सेम है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो उनके इक्विवेलेंट मास है, मतलब पर यूनिट मोल जो आप मास निकाल रहे हो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, पर यूनिट मोल बोल रही हूं मैं, मोलर मास जो उसका है उसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास पर यूनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, मैंने इसकी यूनिट शायद गलत बता दी थी, सही कर लेना। मोलर मास, हाँ सही था, मोल पर ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो बताओ, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है मैम। ई क्या है बेटा, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, वो देखो ई मतलब इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। ठीक है, जो कि होता है मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, आया समझ में, दोनों लॉ समझ में आए अच्छे से, दोनों लॉ अच्छे से समझ में आए। अच्छा सॉरी, अशीफा नाम है, मैं गलत ले लेती हूँ हर बार, सॉरी यार अशीफा, मैं गलत नाम ले लेती हूँ, सॉरी यार। चलो आगे 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 आ गया, क्लियर क्लियर आ गया मेरे पास, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या नहीं मैम, मैंने जैसे आपको बताया आ सकता है डेफिनेशन। यार डेफिनेशन से कैसे डर सकते हो यार, फॉर्मूला समझ गए तो सेम डेफिनेशन फ्रेम कर दो उसको, डेफिनेशन तो फॉर्मूला के बेसिस पे है ना। ठीक है, जेड आपका इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट है। ठीक है, कहो तो आगे बढ़ जाए, फटाफट बताओ। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो वापस से सेकंड लॉ एक बार और बता दो मैम। सेकंड लॉ बेटा, जो भी मासेस का रेशियो है, दो इलेक्ट्रोलाइट की जब आप बात कर रहे होगे, दो से ज्यादा सॉल्ट होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनके जो मासेस का रेशियो वो हमेशा उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो आप चार्ज भेज रहे होगे, करंट भेज रहे होगे, वो सेम होगा एक सीरीज में। ठीक है, तो वो उसका होगा। चलो भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, दोनों 1 नंबर का था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ मेटल इतने सेकंड्स में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं हमको। बता लोगे, बता लोगे, कैसे बताओगे बताओ। Q इज इक्वल्स टू एन लगेगा, है ना, तो Q की वैल्यू पता नहीं है तो पहले Q निकाल लो। Q की वैल्यू Q इक्वल्स टू IT से भी निकल सकती है, I इंटू टी। I मतलब करंट 5 है, टाइम कितना है 193 सेकेंड्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, कर लोगे, 5 3 15, 9 5 45, 46, 4 कैरी, 5 1 5 9 है ना, इसको हटा देती हूँ, 965 समथिंग आ रहा होगा कूलम इसकी वैल्यू। ठीक, अब इसको उठा के यहाँ पे रख दो Q इक्वल्स टू एनी में, तो 965 इज इक्वल्स टू, निकालना क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 965 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, ठीक है, पता हो जाएगा, पॉइंट हटाना, एक जीरो लगा देना, 16 को डिवाइड कर लो 965 से, 9650 से। अब ये मैं हमेशा ऐसी बोलती हूँ, 2 3 4 इससे मत कट करना, डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर लो इसको, ये चेक कर लेना सही तो है ना। 193 था, 193 मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 से ही करना था ना, 193 सॉरी, मल्टीप्लाई करना है 5 से, 45 46 6 7 8 9 965 सही है। ठीक है, चलो डिवाइड कर लेना, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 कितना 6 आ जाएगा, 16 6 96। ठीक है, 0 0 5 को नीचे लेके आना, 0 लेके आना, 16 4 नहीं, 16 3 48, 3 48, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 लगेगा, 1 16 आएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगा है 0 लगाओगे, 16 2 603.12 समथिंग आ रहा होगा, 603.12, 603.12। ठीक है, तो इसी तरीके से हमेशा सॉल्व किया करो, इंटू 10 की पावर 19। बेटा आपने बचपन में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, n इंटू 10 की पावर n, मतलब ये जो n होता है ये 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट जो है ये 2 आगे आएगा, मतलब ये जो वैल्यू होती है 10, जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू होती है वो 10 से नीचे होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, 10 से नीचे होनी चाहिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6.0312 इंटू 10 की पावर 2 शिफ्ट किया, मतलब ऊपर 2 वैल्यू बढ़ेगी, मतलब 21। इसका फाइनल आंसर ये आ रहा होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ रहा होगा 6.0312, 6.02331 जो भी आ रहा है,
2331 जो भी आ रहा है देख लेना, ठीक है, इंटू 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो किसी किसी आ गया क्वेश्चन? आ गया? क्लियर हुआ? कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन बेसिक सा है, ठीक है। चलो केस बेस्ड क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज एंड रिलेटेड स्टडीड कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेटालिक कंडक्टेंस इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटालिक कंडक्टर में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वेयर एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इन्वॉल्व करता है मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है मतलब कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो। हाँ, यही दोनों एक दूसरे में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। वेयर एज जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। सही बात है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वी यूज AC करंट, ठीक है, ऑल्टरनेट करंट फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ आयनिक सोल्यूशन इन कंडक्टिविटी सेल यूजिंग प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सोल्यूशन इज मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, अभी भी बताया रेजिस्टेंस आयनिक सोल्यूशन का मेजर करते हो व्हीटस्टोन ब्रिज से। लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग, ये सब छोटी छोटी चीजें लिख लिया करो अगर नहीं लिखा है। रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सोल्यूशन को मेजर करते हो व्हीटस्टोन ब्रिज से, ठीक है। क्या लिखा था? लैम्डा एम इंफिनिटी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप ऑब्टेन कर सकते हो एक्स्ट्रापोलेशन से, मतलब वही फॉर्मूला जो अपना पढ़ा था हमने, ठीक है। चलो, कोलरॉश लॉ हेल्प्स टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सही बात है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। देयर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट्स, हाँ ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 1, out of 0.1 mole and 0.01 mole KCl solution which has higher specific conductance and why। चलो आप बताओ मुझे जल्दी से, 0.1 मोल और 0.01 मोल किसमें ज्यादा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, मतलब किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? बताओ कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? 0.1 की या 0.01 की? 0.1 की या 0.01 की? कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? 0.1 या 0.01? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है यार, रिलेशन जो पढ़ा है बस उसी से रिलेटेड है ये, जो भी आपने अभी अभी रिलेशन पढ़ा। जीरो पॉइंट वन और 0.01, द राइट आंसर इज 0. मतलब मुझे लग रहा है अगर हम पोल करा लेते तो 50-50% आंसर आ जाता। करेक्ट आंसर है 0.1। 0.1 मोल जो है उसकी हायर स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, क्योंकि बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। आप खुद से एक बात बताओ, कैसी बेवकूफों वाले आंसर दे रहे हो तुम लोग। हाँ, जो 0.01 लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने 0.01 लिखा है, स्क्रू ढीला हो गया है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, 0.1 और 0.01 में से ज्यादा बड़ी कौन सी वैल्यू है? तुमको लग रहा है वो बड़ी वैल्यू है? आधे से ज्यादा तो यही सोच रहे हैं 0.01 बड़ी वैल्यू है। हाँ, तो क्या बात कर रहे हो, 0.1 बड़ा है 0.01, सबको पता है 0.1 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है, आउट ऑफ दिस, ये है क्या? ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है, कॉन्सेंट्रेशन, और हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, भाई यही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे एक दूसरे के। हायर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी, तो जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ज्यादा, यही तो हुआ ना। या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल लो या कंडक्टिविटी बोल लो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार। ये तो बहुत ही छोटी बच्चियों वाला क्वेश्चन था। हाँ, इसको गलत कैसे किया तुम लोगों ने? करेक्ट आंसर इज 0.1 मोल, लिख लेना, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैम टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या जैसे आप कंडक्टिविटी बोलते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सिल्वर एट 30 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री विल हैव हायर कंडक्टेंस एंड व्हाई। बताओ, आप बताओ जल्दी से, 30 डिग्री वाला सिल्वर या 60 डिग्री वाला सिल्वर? 30 डिग्री वाला सिल्वर, 60 डिग्री वाला सिल्वर, किसका हायर कंडक्टेंस होगा और क्यों? सोचो। टेम्परेचर, एक ऐसे एस्ट्रिक बनाया था मैंने बोलता ये टेम्परेचर वाली बात याद रखना। मैंने बोलता ये टेम्परेचर कहाँ पे पढ़ाया था? जैसे ही क्लास शुरू करिए पहली स्लाइड में मैंने आपको एक बात बोली थी, वो आपको याद रखना था। बताओ, 60, ओके। करेक्ट आंसर इज, अभिनव ने हमें सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया, राइट आंसर इज 30। और वहीं मैंने ये बात बोली थी कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, याद कर लो, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर जितना कम होगा बेटा उतना ज्यादा उसका कंडक्टेंस होगा। 30 डिग्री विल बी द राइट आंसर, 30 डिग्री विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कैलकुलेट लैम्डा एम ऑफ 0.1 मोल KCl if resistance is this and cell constant is this।
क्या निकालना है, लैम्डा एम निकालना है, कैलकुलेट करना है लैम्डा एम हमें, मोलारिटी हमें 0.1 यानी कि कॉन्सेंट्रेशन m इज इक्वल्स टू सी, एक ही बात होती है, ठीक है। कितना है 0.1 है ना, 0.1 KCl के लिए, KCl सोल्यूशन के लिए निकालना है, ठीक है, KCl सोल्यूशन के लिए निकालना है। इफ रेजिस्टेंस इज 100 ओम, अच्छा देखो रेजिस्टेंस से क्वेश्चन घुमाया है, 100 ओम, ठीक है, एंड सेल कांस्टेंट इज 1.29, सेल कांस्टेंट G नॉट, सेल कांस्टेंट इज 1. कितना 29 ना, 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, 29 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। और लैम्डा एम निकालना है। लैम्डा एम निकलता कैसे मैम, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ऐसे निकलता है ना। कप्पा कप्पा कैसे निकलेगा, देखो एम तो गिवन है, कप्पा निकालो, कप्पा कैसे निकलता है, पहले पूरा सोल्यूशन समझो दिमाग में क्या हो रहा है। कप्पा कैसे निकलता है मैम, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, यही तो होता है कप्पा। या एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ये तो पढ़ा था है ना, याद है, यही था ना, कंडक्टिविटी 1 अपॉन रो आर इज इक्वल टू, हाँ सही है। तो कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट भी कर सकते थे। कंडक्टेंस कहीं गिवन है, नहीं गिवन है मैम, लेकिन रेजिस्टेंस तो गिवन है, तो कंडक्टेंस होता क्या है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अब पूरा दिमाग में आया, पहले बताओ क्वेश्चन दिमाग में आया, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन आया दिमाग में, किसको किसको क्वेश्चन समझ में आया, देखो ऐसे ही तोड़ मोड़ के आंसर निकालना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। वो फॉर्मुलाज इसीलिए बोल रहे हैं, फॉर्मुलाज जब रटवा रहे हैं, लर्न करवा रहे हैं, उसके पहले क्या बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहा है, क्यों रेजिस्टेंस बता रहे हैं बार बार, क्यों आपको कंडक्टेंस बता रहे हैं बार बार, क्वेश्चन कहीं भी घूम जाएगा आपका ऐसे, है ना। टॉपिक वही रहेगा, क्वेश्चन वो घुमा देगा बस इतनी सी चीजों से, ठीक है। तो बताओ कैसे करेंगे, कर लेंगे, मतलब अब क्या बताना है, बता ही दिया पूरा, ठीक है। तो पहले 1 अपॉन आर निकालो, मतलब पहले कंडक्टेंस निकालो, है ना, मतलब हमें कंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, हमें करना क्या है, हमें लैम्डा एम निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी, तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जिसपे हमको चीजें लानी है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, है ना, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। मैम 0.1 लिखे तो मार्क्स मिलेगा, क्यों करना है तुमको ऐसा, ये बताओ क्यों करना है ऐसा, हाँ तुम बताओ, तुमको सिर्फ रोटी सब्जी खिलाएं तो क्या तुम जिंदा रह लोगे, बिल्कुल रह लोगे, पर क्या तुम खाते हो रोटी सब्जी, पिज्जा भी खाते हो, बर्गर भी खाते हो, सब खाते हो ना, तो यार सिंपल सी बात है, क्यों कर रहे हो ऐसा काम, ठीक है। पढ़ो तो कंडक्टेंस क्या करने जाती है, भुला देते हो यार तुम लोग। कंडक्टेंस कैसे निकलता है, 1/r से, 1 अपॉन आर, ठीक है। तो 1 अपॉन आर डायरेक्ट मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ये निकलेगा 1 अपॉन आर से, ठीक है। तो कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर यानी कि 1 अपॉन 100 इंटू सेल कांस्टेंट, तो आई गेस डायरेक्ट गिवन है 1.29, ठीक है। तो यार ये तो इजी हो गया, पॉइंट हटाओगे, 2 0 काटोगे, तो यहाँ से कप्पा की वैल्यू आ जाएगी कितना, 129 है ना। यूनिट क्या आएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा आ गया हमारा, कप्पा आ गया, ठीक है। अब उठा के रख दो, यहाँ पे उठा के रख दो, कैसे रखोगे, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू 129 इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी कितनी है 0.1, पॉइंट हटाओगे, एक 0 लगाओगे, तो लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 129,000 यानी कि 10 की पावर क्या 4 लिख दूं, चलो ऐसे ही लगा दूं, है ना। और सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एक बार चेक भी कर लो, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 129 क्यों लिखा है भाई, 1/100, 129 क्यों लिखा है, 129 क्या गलती कर दी, मतलब सही है, क्या कर, कहाँ गया इंटू 1000 अपॉन 0.1, 129 आ गया, 129 इंटू 1000 अपॉन 0.1, 120 अपॉन 0.1, क्या गलत हो गया यार, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट हटेगा 0, पॉइंट हटेंगे 2 0, सही तो है। तो 129 क्यों लिखा है, कुछ गलत कर दिया क्या, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या यहाँ पे, मैं एक बार रीचेक कर लेती हूँ। पॉइंट हटाया, 2 0 काटे, कप्पा की वैल्यू आ गई 129 इंटू 1000 अपॉन एम, इंटू 1000 अपॉन एम, तो 129 इंटू 1000 अपॉन 0.1, मैंने कुछ गलती कर दी क्या,
मैम आपने पॉइंट गलत कैंसिल कर दिया, मैंने पॉइंट गलत कैंसिल कर दिया क्या? वाह, क्या मैंने कुछ बहुत बेसिक सी गलती कर दी क्या? मैं अच्छा ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है समझ गई मैं इसका पॉइंट देख रही हूँ। अच्छा ठीक है ओके सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी। क्या लगाया था? 1/100 और 1.29 था। हाँ अच्छा सॉरी ठीक है, पॉइंट हटेगा तो जीरो लगेगा, मैंने गलती से काट दिया है ना। हाँ ठीक है पॉइंट हटाएंगे तो जीरो लगाएंगे, ठीक है ओके ओके ओके। तो मैं इसको यहाँ से सही करती हूँ। क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे मतलब सब सही है यार, पॉइंट की गलती हो गई। बताया था ना तुमको, छोटी सी बात बताई थी ना तुमको यार, मैं ऐसे जल्दबाजी में थोड़ी ऐसे गलती से मिस्टेक कर देती हूँ, सही कर लिया करो, बता दिया करो। 1.29 तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 0.0129 समथिंग हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, चाहो तो ऐसे ही लिख लो 129/1234 है ना। कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी है 0.1, तो यहीं पे लिख देते हैं है ना 0.1। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है 129 आ रहा होगा ना, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज माफ कर दो। क्लियर हुआ? हाँ मैंने वो पॉइंट हटा के गलती से काट दिया था, वो नीचे लाने थे जीरो। बताओ क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाए। ठीक है चलो, एक और क्वेश्चन है क्या इसी में? व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH इफ 0.1 मोल हैज लैम्डा m दिस। व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, ये निकालना है हमें। व्हाट विल बी दिस ऑफ एसिटिक एसिड का निकालना है इफ 0.01 मोल, यानी कि हमें m की वैल्यू दी है 0.01 मोल। m मतलब बेटा C होता है, बार बार मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। हैज लैम्डा m दिया है 40 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 40 लैम्डा m भी दिया, लैम्डा m इन्फिनिटी भी दिया। लैम्डा m है 40 और लैम्डा m इन्फिनिटी है 400, ये वैल्यू दी है। बताओ निकाल लोगे यार? कर लोगे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो खुद से कर लेना। अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी, है ना, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी। व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि निकालना है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू ऑफ दिस इतने मोलर सोल्यूशन के लिए। लैम्डा m दिया, लैम्डा m इन्फिनिटी दिया। बेसिक सा क्वेश्चन है, कर लो यार, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, है ना, कोई जरूरत ही नहीं है। 40 अपॉन 400 10 0.1, ये आपकी अल्फा की वैल्यू। अच्छा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.1, है ना, 0.1 है ना। इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करके बोल सकते हो 100%, है ना। 0.1 इंटू 10 100 भी कर सकते हो। कई बार आपको परसेंटेज में निकालना होगा, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हटाओगे, एक जीरो काटोगे, यानी कि अल्फा की वैल्यू परसेंट में लिखोगे तो 10%। परसेंट में कभी लिखना हो तो 100 से बस मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो ये तो ईजी था। चलो अब देखो, बैटरीज का टॉपिक आ चुका है, और जो बैटरीज है बेटा, जो बैटरीज है, बैटरीज आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो बैटरीज आपको लर्न करनी होती है। बेसिकली दो टाइप की बैटरी होती है, एक होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेल, एक होते हैं सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि हमारे घड़ी का सेल, वो एक प्राइमरी सेल है ना, जिनमें रिएक्शन केवल एक बार होती है एंड आप इसे वापस से यूज नहीं कर सकते, इसे रिचार्ज नहीं कर सकते, ये हमारे प्राइमरी सेल होते हैं, है ना। फ्यूल सेल भी होता है, एग्जैक्टली एक फ्यूल सेल भी होता है। तो प्राइमरी सेल समझ में आ गया। सेकेंडरी सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल जिसे आप रिचार्ज कर सकते हो, जैसे कि बाईसाइकिल्स, मोटरसाइकिल सॉरी वगैरह की, जो क्या बोलते हैं, बाइक्स वगैरह, कार्स वगैरह, इनमें जो बैटरीज लगती है वो आपकी सेकेंडरी सेल्स में आती है। प्राइमरी सेल के दो एग्जांपल हमेशा दिमाग में बैठा के रखना, लेक्लांचे सेल और मर्क्यूरिक सेल। लेक्लांचे सेल और मर्करी सेल जिसे आप बोल सकते हो। लेक्लांचे सेल और मर्करी सेल, जैसे एवर रेडी का एक सेल होता है, वो लेक्लांचे सेल का एग्जांपल है। और जो इस घड़ी में छोटे छोटे गोल गोल से सेल होते हैं, वो एग्जांपल है मर्करी सेल का। ये जो गोल गोल सा सेल होता है ना, सिल्वर कलर का, ऐसे घड़ी में ऐसे डाल देते हो, लगा देते हो, है ना, टॉयज वगैरह में डलते हैं ये सेल्स, तो ये आपके हो जाते हैं मर्करी सेल्स। और लेक्लांचे सेल जैसे एवर रेडी वाले सेल होते हैं, वो लेक्लांचे सेल होते हैं। लेक्लांचे सेल किसका होता है? जिसमें जिंक और अमोनियम आयन होता है। मर्करी सेल में जिंक अमालगम और मर्करिक ऑक्साइड होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। इनकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन आपको एक बार देखनी होगी, ठीक है। सेल किस तरीके से बनता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर सेकेंडरी सेल की अगर हम बात करें,
सेकेंडरी सेल, जैसा मैंने आपको बताया, इसे आप रिचार्ज कर सकते हो इस तरीके की बैटरीज वगैरह कार वगैरह में, जिसमें क्या बोलते हैं मोटरसाइकिल वगैरह में जो डलती है, ठीक है, तो इस तरीके से होती है। इनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा एसिड यूज होता है, तो याद रखना 38% के आसपास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है 38% होता है, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन का नहीं होता, बट हल्के से कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। बाकी सभी में सेम है, एनोड और कैथोड की रिएक्शन होगी। सेकेंडरी सेल किस चीज का बना होता है बेटा, कौन सा वाला सेकेंडरी सेल है? सेकेंडरी सेल लेड स्टोरेज बैटरी की बात हो रही है, तो लेड होगा उसमें, ऑफकोर्स लेड सल्फेट वाला ग्रुप होगा और लेड ऑक्साइड वाला एक ग्रुप होगा, ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल सी चीज है। फिर निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल भी एक एग्जांपल होता है सेकेंडरी सेल। तो हमने क्या पढ़ा पहले, तो दो टाइप के सेल है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी को हम रिचार्ज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते, सेकेंडरी को हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। प्राइमरी का एग्जांपल आ गया लेक्लांचे सेल, है ना, और मरकरी सेल। सेकेंडरी का एग्जांपल आ गया लेड स्टोरेज बैटरीज और निकल क्रोमियम सेल, ठीक। ये आपको दो चीजें पहले याद रखनी है, कौन से सेल में कौन सा आयन है, बस ये थोड़ा सा याद रख लेना। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में लेड सल्फेट और लेड ऑक्साइड है ना, देखो लेड सल्फेट होगा और लेड ऑक्साइड होगा। लेक्लांचे सेल में क्या है, जैसा मैंने बताया, जिंक की एक रिएक्शन, अमोनियम की एक रिएक्शन, है ना। मरकरी सेल में क्या है, इसमें है जिंक अमालगम, जिंक और Hg, जिंक अमालगम और मरकरी ऑक्साइड HgO। ये आपकी सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होता है, ठीक है, जैसे नाम से ही समझ रहे हो, फ्यूल्स वगैरह में जो यूज होता है दैट इज फ्यूल सेल। गैल्वेनिक सेल, ये एक टाइप का गैल्वेनिक सेल ही होता है, जो कि गैल्वेनिक सेल क्या करता है, गैल्वेनिक सेल यानी कि घड़ी का सेल, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा ये, ठीक है। एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, तो फिर हम इसको फ्यूल्स वगैरह में यूज करते हैं, जैसे आप बोलते हो फ्यूल सेल, हाइड्रोजन गैस वगैरह इसमें फॉर्म होती है, ठीक है। तो देखो क्या मतलब यूज होती है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों चीजें रिएक्ट करेंगे एक तरीके से और H2O का प्रोडक्शन करते हैं। तो सिंपल सी एक सेल होती है जो हमारा फ्यूल सेल होता है। इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो कि हमारे फ्यूल्स में यूज होता है, फ्यूल में यूज होता है, ठीक है, फ्यूल में यूज होता है। करोजन की अगर हम बात करें, करोजन होता क्या है, सबको पता है यार, जंग लग जाना, है ना। जंग कब लगती है, पहली चीज आयरन की रॉड में लग सकती है ना। ये जंग लगती कब है, जब हमारे पास मॉइस्चर और एयर एक साथ रिएक्ट कर जाए। आयरन की जैसे रॉड है उसमें कहते हैं ना जंग लग गई, कैसे लग गई। करोजन एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो हमने छत में कोई सपोज आयरन की रॉड रख दी, अब 1 साल बाद या हो सकता है 8 महीने बाद उसमें एकदम जंग लग जाती है। वो कैसे लगती है, उसमें करोजन कहाँ से आता है, जब आप मौसम में क्या है, ह्यूमिडिटी भी है, मतलब मॉइस्चर भी है और हवा भी है, ऑक्सीजन भी है, तो जब इनका रिएक्शन हो जाता है ना, तो ये अपनी एक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है, जिसको आप बोलते हो करोजन। और ये करोजन एक मेटल को पूरा खराब कर देता है। सबको पता होगा यार, बचपन से पढ़ा होगा कि करोजन को सही कैसे किया जाता है, सबको पता है, पेंट कर दो उसको, है ना। और एक प्रोसेस बताओ जल्दी, एक प्रोसेस, अच्छा एक प्रोसेस तो बड़ा फेमस है, थोड़ा हिंट देती हूँ, कोटिंग करना किसी चीज का, उसे क्या बोलते हो, ठीक है। तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, रिफाइंड मेटल जो धीरे धीरे खराब होता चला जाता है, केमिकली स्टेबल नहीं रहता। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेटा दोनों होते हैं, ये याद रखना, ठीक है, ड्यू टू केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एनोड में क्या हो रहा है, आप बोलोगे मैम आयरन जो है वो आयरन के आयंस में टूटता जा रहा है, ठीक है। कैथोड में क्या हो रहा है मैम, ऑक्सीजन और H+ जो है पानी में वो रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर बना रहे हैं, ठीक है। फेरस आयंस फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यहाँ पे Fe2O3.XH2O बन जाता है, जिससे करोजन लगता है। जैसा मैंने आपको बताया, हमेशा याद रखना ऑक्सीजन भी होना चाहिए और वाटर, दोनों की प्रेजेंस में हमेशा बेटा करोजन होता है, किसी एक की प्रेजेंस में नहीं होता, ठीक है। वेरी गुड। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन से प्रिवेंट कर सकते हो, वेरी गुड वेरी गुड। गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग कर दो किसी अच्छे मेटल से, है ना, फर्दर प्रोडक्शन हो जाता है हाइड्रोजन आयंस का। तो आयरन जो है वो टूट जाता है, ऑक्सीजन और H+ रिएक्ट करके पानी बना देता है, तो Fe2O3 बन जाता है और Fe2O3.XH2O बन जाता है, और इसकी वजह से करोजन लगना स्टार्ट हो जाती है। इसके कुछ प्रिवेंशन मेथड होते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, उनको आप यूज करके इसको बचा सकते हो, लेकिन एक बार करोजन लग गया तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो मेटल खराब हो चुका होता है। चलो, तो ये था हमारा पूरा का पूरा आज का टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क में, कुछ क्वेश्चंस देखो ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी क्लास में भी करे हैं। इसके अलावा जो रेड स्लाइड में क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस आपके ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके अलावा लेड स्टोरेज बैटरी वगैरह के देखो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज रिचार्ज्ड, है ना, कब रिचार्ज करते हो, कैथोड में, एनोड में, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में जैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। लैम्डा एम इन्फिनिटी NH4OH का क्या होगा बेटा, ये बोर्ड का इस साल का सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है, सेम ये नहीं है, बस आपको वैल्यू घुमा के पूछा है उसने, ठीक है। सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आया है, सेम नहीं है, थोड़ी सी वैल्यूज घुमा के पूछा है, मतलब उसने आई गेस कुछ सल्फ्यूरिक एसिड या समथिंग उसका पूछा था, पर क्वेश्चन एकदम सेम था इसी तरीके से, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, तो आपको निकालना क्या है, NH4OH। तो देखो जिसमें NH4 आपको दिख जाए और दूसरा जिसमें OH दिख जाए, तो कुछ पॉजिटिव प्लस करके माइनस करके यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। चलो, ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुकी हूँ, गिब्स एनर्जी वाला, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये कुछ ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे,
ठीक है। इसके अलावा ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टिविटी अभी हमने करना सीखा, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन उसी तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हो आगे चल के, ठीक है। और दैट्स इट फॉर टुडे। ये है आज का हमारा सेशन एंड हमने कर लिया है चैप्टर 2 पूरा खत्म। ये होमवर्क क्वेश्चन जरूर से लगा लेना। ये जो आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, मेक श्योर आप इन्हें सॉल्व कर लो, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट आए तो पूछ लेना, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप बोलो इफ यू वांट टू, तो हम एक सेशन ऐसा रख सकते हैं, मतलब हमारा कोर्स अच्छे टाइम पे हो जाएगा, तो हम एक सेशन ऐसा भी रखेंगे जिसमें अगर आपको कोई डाउट आ रहे हैं होमवर्क क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। और मैं एक बात और बता दूं, इसके क्वेश्चंस नहीं करोगे इस चैप्टर के तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। जैसे हम कुछ चैप्टर में बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो सोल्यूशन नहीं कर पाओगे क्वेश्चन का, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट चाहे जितना समझ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है, तो आप